ये सब शुरू होता है हमारे MC किम तजू से, जिसे कुछ सख्त ऑफिशियल्स जंगल के अंदर पीछा कर रहे होते हैं। जैसे ही वह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है, वह सोचता है कि आखिर ये लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। जल्द ही वह एक क्लिफ के किनारे पहुंच जाता है, जहां वह आगे नहीं दौड़ सकता क्योंकि उसका दिल जवाब देने वाला होता है। इसी वजह से उसका पीछा कर रहे सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। स्क्वाड लीडर जांग इंडोंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि दौड़ना उसकी सीजर्स को ट्रिगर करता है क्योंकि वह एक मैनर रिजेक्ट है। इंडोंग तायू से कहता है कि अब उसके लिए रास्ता खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भागते रहने की जरूरत नहीं है। गुस्से में तायू पूछता है कि आखिर वे लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं, और इंडोंग मजाक उड़ाते हुए याद दिलाता है कि वह एक रिजेक्ट है, जिसका मतलब है कि उसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था। इंडोंग उससे पूछता है कि वह 29 साल तक जिंदा कैसे रहा, जिससे किसी खास व्यक्ति को बहुत चिढ़ हो गई। जैसे ही इंडोंग इशारा करता है कि वह व्यक्ति एक महिला है, तायू समझ जाता है कि वह होंडा मित्सुई उसकी स्टेप मदर की बात कर रहा है। इंडोंग तायू से कहता है कि होंडा उसकी स्टेप मदर हो सकती है, लेकिन उसे अपनी जुबान संभालनी चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के इंडोंग अपनी तलवार लेकर तायू की तरफ दौड़ता है और उसे उसके सीने में घोंप देता है, फिर उसे क्लिफ से नीचे धक्का दे देता है। गिरते समय इंडोंग उसे अलविदा कहता है और बताता है कि अंत में होंडा के 2 बेटे ही पाजू टेरिटरी के वारिस बनेंगे। दरअसल 300 साल पहले साल 2026 में अचानक सूरज इक्लिप्स हो गया था और माना पृथ्वी पर गिरा था। इसकी वजह से 90% मानवता खत्म हो गई और जलवायु पूरी तरह बदल गई, जिससे शहर तबाह हो गए। कुछ ही समय में सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गई और 300 साल बाद यानी अब 2326 में बचे हुए लोग माना के अनुसार खुद को ढाल चुके हैं और सिविलाइजेशन को फिर से बना चुके हैं। हालांकि माना से म्यूटेटेड मैजिकल बीस्ट्स और पॉइजनस प्लांट्स के आने से एक नई जंग शुरू हो गई। जैसे जैसे यह जंग लंबी चली, माना एप्टीट्यूड के आधार पर एक क्लास सिस्टम बना दिया गया। सबसे ऊपर अवेकेंड क्लास है, जिन्हें फेशियल मार्किंग्स और एंटी बीस्ट कॉम्बैट फोर्स के रूप में पहचाना जाता है। उसके नीचे माना कंपैटिबल क्लास है, जिनके पास एनहांस्ड फिजिकल एबिलिटीज होती हैं जो कॉम्बैट में काम आती हैं। इसके बाद माना अडेप्टिव लोग हैं, जो सामान्य इंसान हैं लेकिन माना के साथ अडेप्ट हो चुके हैं। सबसे नीचे माना रिजेक्ट क्लास है, जिनके शरीर माना को रिजेक्ट करते हैं और वे माना पॉइजनिंग से पीड़ित होते हैं। तायू के पिता किम वोंग बैंग एक टॉप टियर अवेकेंड हैं, यानी वह एक मास्टर हैं। वह एक ब्रिगेडियर जनरल भी हैं, जिससे उनकी इन्फ्लुएंस का पता चलता है। तायू उनका सबसे बड़ा बेटा है, लेकिन टॉप टियर टैलेंट होने के बजाय वह माना पॉइजनिंग से मर रहा है क्योंकि वह माना रिजेक्ट है। जैसे ही तायू धीरे धीरे बेहोश होने लगता है, उसकी सोल एक अजीब आदमी से संपर्क करती है। वह आदमी अपनी स्किल से तेजू को उठाता है ताकि वह उसका चेहरा देख सके। जैसे ही तेजू उसे देखता है, वह तुरंत पहचान लेता है कि वह सुप्रीम पॉइजन डीमन टैंग गन है। टैंग सिचुआन टैंग क्लैन का पेट्रियार्क था, जो पॉइजन और हिडन वेपन्स में सबसे ऊपर था। उस समय जब डिमोनिक कल्ट ने जोंग हू को हरा दिया था, टैंग ने केवल थोड़े से पॉइजन से हेवनली डीमन कल्ट लीडर को खत्म कर दिया था। अंत में वह मूरम का एब्सोल्यूट मास्टर बन गया और अब यह पता चलता है कि यह ताकतवर आदमी अब तेजू के साथ अपनी सोल शेयर कर रहा है। दरअसल वह इमोर्टैलिटी पाने के लिए कल्टीवेशन कर रहा था, तभी उसकी सोल तेजू से जुड़ गई। जैसे ही तायू उसे पहचानता है, टैंग की मेमोरीज उसके अंदर फ्लो होने लगती हैं और उसकी मेमोरीज टैंग में, यानी दोनों एक हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि तायू टैंग का वर्जन है। लेकिन वह हमेशा रिजेक्ट होने की वजह से रिडिक्यूल झेलता रहा है। टैंग समझ जाता है कि यह सोल स्पेस सिर्फ उनके लिए है क्योंकि वे अब एक हैं। टैंग तायू से कहता है कि अगर वह उसके नॉलेज और एक्सपीरियंस को कल्टीवेट करे तो वह दुनिया का सुप्रीम मास्टर बन सकता है। कुछ ही समय में एक बहुत बड़ी पावर तायू के शरीर में फ्लो होने लगती है और टैंग उसे कहता है कि वह इस पावर का इस्तेमाल जैसे चाहे वैसे करे। इसके बाद टैंग चला जाता है और तेजू को आने वाली लड़ाइयों के लिए शुभकामनाएं देता है। तायू आखिरकार जाग जाता है और उसे समझ आता है कि यह सपना नहीं था, क्योंकि टैंग का सारा नॉलेज उसके दिमाग में मौजूद है। तायू बहुत कमजोर और थका हुआ है, लेकिन वह समझ जाता है कि उसे हर हाल में जिंदा रहना होगा। इसके लिए उसे वही मार्शल आर्ट सीखनी होगी जिसने टैंग को मूरम का सुप्रीम मास्टर बनाया था, क्योंकि यह ऐसी कला है जो इंसान को जितना ज्यादा पॉइजन कंज्यूम करता है उतना ही ज्यादा मजबूत बनाती है। इस कला को फॉर्मलेस प्रिमोर्डियल पॉइजन स्पिरिट आर्ट कहा जाता है। सौभाग्य से उसके आसपास पॉइजनस प्लांट्स मौजूद होते हैं और वह बिना हिचकिचाए कुछ तोड़कर खा लेता है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए उसे यह करना ही होगा। वह समझ जाता है कि अगर वह अपने द्वारा खाए गए पॉइजन को इंटरनल एनर्जी में बदलकर पॉइजन एसेंस बना ले, जो कि एक डंटियन है जो पॉइजन को स्टोर करता है, तो वह अपने शरीर को रिकंस्ट्रक्ट करके रिजेक्ट होने की किस्मत को तोड़ सकता है। तेजू को विश्वास हो जाता है कि वह जरूर बचेगा और उन सभी से बदला लेगा जिन्होंने उसके साथ गलत किया है, और उस लिस्ट में सबसे पहला नाम इंडोंग का है। उसी रात इंडोंग और उसके लोग जंगल में तायू की लाश ढूंढते नजर आते हैं, लेकिन उन्हें इसमें काफी दिक्कत हो रही होती है। इंडोंग पहले से ही फ्रस्ट्रेट है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि एक मरे हुए शरीर को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है। अचानक वे तायू को मेडिटेशन पोजीशन में बैठे हुए देखते हैं और हैरान हो जाते हैं, लेकिन डरते नहीं कि वह जिंदा है। एक सोल्जर को लगता है कि तायू के साथ कुछ अजीब हो रहा है और वह इंडोंग को इस तरफ ध्यान दिलाता है। वे देख
देखते हैं कि उसके आसपास ग्रीन ऑरा घूम रहा है, जिससे वे सोचते हैं कि यह कोई माना रिएक्शन है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन तायू बिना हिले डुले अपनी मेडिटेशन में पूरी तरह डूबा रहता है। उन्हें यह नहीं पता होता कि तायू माना नहीं बल्कि पॉइजन एसेंस के जरिए इंटरनल एनर्जी जमा कर रहा है। इंडोंग उसे देखकर गुस्से में आ जाता है और अपने आदमियों को कहता है कि उसे मार दो, इससे पहले कि वह परेशानी बन जाए। एक सोल्जर अपना हथियार निकालकर तेजू के पास आता है, लेकिन जैसे ही वह वार करने वाला होता है, तेजू की सेंसेस जाग जाती हैं और वह उसके हाथ को मोड़कर पीछे पेड़ पर मार देता है। सोल्जर्स उसकी रिएक्शन स्पीड देखकर चौंक जाते हैं। तायू भी उतना ही शॉक्ड होता है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि वह इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। वह अपनी मुट्ठी कस लेता है, क्योंकि उसे आखिरकार एक ऐसी ताकत मिल गई है जिससे वह बदला ले सकता है। तायू खुद को संभालते हुए इंडोंग को छेड़ता है और कहता है कि उससे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। इंडोंग लापरवाही से कहता है कि वह कुछ खास नहीं है, क्योंकि भले ही वह अवेकेंड हो गया हो, लेकिन उसके पास कोई मार्किंग नहीं है। तायू यह सुनकर हंसता है, क्योंकि वह उसकी इग्नोरेंस समझ सकता है। दरअसल अवेकनर्स को रैंक में बांटा जाता है: मास्टर, एक्सपर्ट, रेगुलर, बिगिनर और यूजर। अवेकनिंग के बाद चेहरे पर रैंक मार्किंग दिखाई देती है और इंडोंग के चेहरे को देखकर लगता है कि वह अभी सिर्फ बिगिनर है। मूरम टर्म्स में देखा जाए तो वह सिर्फ थर्ड रेट मार्शल आर्टिस्ट है। टैलेंट के हिसाब से भी तेजू समझ जाता है कि वह कुछ खास नहीं है। तेजू उससे पूछता है कि क्या उसके लास्ट वर्ड्स खत्म हो गए, लेकिन इंडोंग उसे एक एरोगेंट फूल समझता है। तायू अटैक करने के लिए तैयार होता है और अपनी उंगलियों के बीच कॉइन्स रखता है, जिन्हें वह थ्रोएबल्स की तरह इस्तेमाल करेगा, और इंडोंग को याद दिलाता है कि उसने उसके साथ क्या किया था। इंडोंग अपनी तलवार निकालता है और उसका मजाक उड़ाता है कि वह कॉइन से क्या कर लेगा। वह तायू से कहता है कि इस बार वह उसे जरूर मार देगा और अपने आदमियों को अटैक करने का आदेश देता है। हालांकि यह उसकी अवेकेंड बॉडी की पहली लड़ाई होती है, फिर भी तायू खुद को शांत महसूस करता है। उसे लगता है कि यह टैंक की मेमोरीज की वजह से है। भले ही माना ने उसे रिजेक्ट कर दिया हो, लेकिन पॉइजन डीमन का रास्ता अभी भी उसके अंदर मौजूद है। तायू को अपने अंदर की ताकत पर पूरा भरोसा है और बिना हिचकिचाहट वह फ्लाइंग डैगर आर्ट स्विफ्ट स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हुए कॉइन्स फेंक देता है। फैंटम मिराज स्टेप्स का उपयोग करते हुए वह तेजी से आगे बढ़ता है। कॉइन्स अटैकर्स को लगते हैं और वे रुक जाते हैं। तभी तायू पॉइजन पाल्म टेक्निक के साथ उन पर हमला करता है। वह इंडोंग को मारता है और वह दूर जा गिरता है। टीम का आखिरी आदमी यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसका लीडर ऐसे फेंक दिया गया। वह सरेंडर करने के बजाय गन निकालता है और तायू के सिर पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से निशाना लगाता है, लेकिन जैसे ही वह गोली चलाता है, तायू वहां नहीं होता। तायू आसानी से उसे खत्म कर देता है और कहता है कि वह बहुत धीमा था। सभी को खत्म करने के बाद तायू इंडोंग के पास जाता है। इंडोंग दर्द में कराहते हुए पूछता है कि उसने उसके साथ क्या किया, और तायू बताता है कि वह भले ही अवेकनर हो, लेकिन पॉइजन के सामने अवेकनर्स बेकार हैं। जैसे ही पॉइजन उसके शरीर को बर्बाद कर रहा होता है, इंडोंग पूछता है कि उसने यह स्किल कैसे इस्तेमाल की, जबकि उसके पास कोई मार्किंग भी नहीं है। तायू यकीन नहीं कर पा रहा कि उस आदमी ने टैंक की टेक्निक को एक स्किल कह दिया, और उसे पता है कि अगर वो बूढ़ा ये सुन ले तो अपनी कब्र में पलट जाएगा। फिर भी तायू इंडोंग से पूछता है कि सामने से इसे झेलना कैसा लगता है, क्योंकि उसे पता है कि ये कितना भयानक होता है। उसके पूरे शरीर से काला लिक्विड निकलने लगता है और उसी पल इंडोंग समझ जाता है कि अब उसका अंत तय है। वो ताइजू से अपनी जान बख्शने की भीख मांगता है, लेकिन तायू उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है। उसकी आंखों में साफ किलिंग इंटेंट दिख रहा होता है। जब इंडोंग देखता है कि तायू उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता, तो वो तुम जानते हो मेरे पीछे कौन है वाला कार्ड खेलने की कोशिश करता है, लेकिन तायू को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे घोंट कर मार देता है। उसकी मौत की पुष्टि करने के बाद तायू उसे जमीन पर फेंक देता है और मुस्कुराता है। इंडोंग से कहता है कि वो चुपचाप मरने वाला नहीं था। अब बात करें समान एम्पायर की, तो ये एक नेशन है जो माना अपोकलिप्स के बाद बना था, जिसमें कोरिया, चाइना और जापान के पुराने इलाकों को मिलाया गया था। बताया जाता है कि तायू का होम टाउन पू भी समहान एम्पायर का हिस्सा है और ये एक बेहद गरीब छोटा शहर है। इसी बीच पू टेरिटरी में किम के पिता को तायू पर हुए असैसिनेशन अटेम्प्ट की खबर मिलती है। अधिकारी किम को बताता है कि इंडोंग और उसके आदमियों ने पेट्रोल के दौरान तायू पर हमला किया था, लेकिन वो किसी तरह बच गया और डिस्चार्ज होने के बाद वो गायब हो गया है। साथ ही वो ये भी बताता है कि भागते समय इंडोंग और उसके आदमी मॉन्स्टर्स द्वारा खा लिए गए। किम ये सुनकर हैरान होता है और पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अधिकारी बताता है कि यह हमला जापानीज एफिलिएटेड ऑफिसर्स द्वारा करवाया गया था। ये सुनते ही किम समझ जाता है कि इसके पीछे होंडा मित्सुई है। होंडा एक प्रभावशाली जापानीज परिवार की बेटी है जो समान एम्पायर में शामिल हुआ था, और वो तायू के हाफ ब्रदर्स ताप्योंग और तेयोन की मां है। असल में उसने तायू को इसलिए मरवाने की कोशिश की ताकि पाजू टेरिटरी उसके माना कंपैटिबल बेटों को मिल सके। ये कोई राज नहीं था कि वो हमेशा से तायू की मौत का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो एक माना रिजेक्ट था, लेकिन क्योंकि वो बहुत देर तक नहीं मरा, उसका सब्र खत्म हो गया। आखिरकार उसे अपने पिता से, जो क्यूशू टेरिटरी में है, असैसिनेशन की व्यवस्था करवानी पड़ी। किम सोचता है कि होंडा थोड़ा और इंतजार क्यों नहीं कर सकती थी, क्योंकि साफ था कि तायू जल्द ही मरने वाला था। मामला गंभीर होने के बावजूद
किम समझता है कि उसे इसे दबाना पड़ेगा क्योंकि पाजू को होंडित्सु के अमीर परिवार का सहारा चाहिए। रिपोर्ट खत्म करने के बाद किम अधिकारी को जाने के लिए कहता है और वादा करता है कि अब वो सब संभाल लेगा। उसके जाने के बाद किम पूरी स्थिति के बारे में सोचता है और निष्कर्ष निकालता है कि तेजू कभी भी मर सकता है क्योंकि 29 साल तक जिंदा रहना ही एक चमत्कार था। भले ही होंडा ने हद पार कर दी हो, किम मानता है कि उसे इसे नजरअंदाज करना चाहिए अपने बाकी 2 बेटों के लिए, जो आगे चलकर प्यू टेरिटरी के वारिस बनेंगे, ना कि तेजू जो एक डेड मैन वॉकिंग है। क्योंकि तेजू पहले ही गायब है, किम मानता है कि वो उसे दोबारा नहीं देखेगा और कामना करता है कि वो अपनी बाकी जिंदगी आजादी से जिए और उसे ढूंढने का वादा नहीं करता। बाद में सैम हान एम्पायर की बॉर्डर जोन पर तयू एक पहाड़ से नीचे गुरी नाम के शहर को देखता हुआ नजर आता है। वो इस नज़ारे से पूरी तरह हैरान है और उसका बॉस उसे शहर के बारे में बताने लगता है क्योंकि ये उसका पहला अनुभव है। बताया जाता है कि 300 साल पहले गुरी सिर्फ साउथ कोरिया का एक छोटा शहर था, लेकिन सन एम्पायर के कब्जे में आने के बाद सब बदल गया। जिस पहाड़ पर वो खड़े हैं उसे माउंट जेरी कहा जाता है और वहाँ बहुत सारे मैजिकल बीस्ट्स थे जिन्हें खत्म करना जरूरी था। इसी वजह से एम्परर ने गुरी को एक बेस बनाया और इसे फ्री सिटी घोषित कर दिया। यहाँ मैजिकल बीस्ट बाय प्रोडक्ट्स पर टैक्स नहीं लगता, कुछ इलीगल कामों की भी अनुमति है और कई स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं। इन नियमों के कारण अवेकनर्स यहाँ बड़ी संख्या में आने लगे और सब्जुगेशंस तेजी से बढ़ गए। इसी तरह गुरी एक समृद्ध महानगर बन गया जो एम्पायर के 20% से ज्यादा मैजिकल बीस्ट बाय प्रोडक्ट्स पैदा करता है और पैसों की तलाश में लोगों के लिए ये एक सुनहरा मौका बन गया। तेजू पहले से ही पूरी स्टोरी से बोर हो चुका है और चाहता है कि उसका बॉस अब सीधा फ्रीकिंग पॉइंट पर आ जाए। वो डूड स्टोरी जारी रखता है, कहता है कि कई डेंजरस क्रिमिनल्स हैं, इसलिए हर वक्त सतर्क रहना जरूरी है। तेजू जल्दी से उसे इंसाइट के लिए धन्यवाद देता है और उसका बॉस बताता है कि अगर उसे कुछ और जानना हो तो वो बेझिझक सवाल पूछ सकता है। भले ही वो डूड एक पैरट जैसा है, तेजू असल में पिस्ट नहीं है क्योंकि उसे पता है कि वो एक काइंड इंसान है जो अच्छे एडवाइस देता है। पता चलता है कि जब तेजू अपनी जान पर हुए हमले से बच गया तो उसने सब रिश्ते तोड़ दिए और ऐसी जगह की तलाश में निकल पड़ा जहां वो और मजबूत बन सके। इसी दौरान उसे गुरी नाम का फ्री सिटी मिलता है क्योंकि इस रीजन में एम्पायर की अथॉरिटी कमजोर है। तयू मानता है कि उसके परिवार के लिए उसे यहाँ ट्रैक करना मुश्किल होगा। इसके अलावा शहर पॉइजनस मैजिकल बीस्ट्स और टॉक्सिक हर्ब्स से भरा हुआ है जो इसे मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट जगह बनाता है। भले ही मार्शल आर्ट्स अभी भी उसके लिए अनफेमिलियर टर्म है, तयू खुद को लकी मानता है कि मरने से पहले उसका टैंक के साथ सोल शेयरिंग मोमेंट हुआ था। आखिर में ये सब होंडा का ही शुक्रिया है जिसने उसे मारने की कोशिश की, क्योंकि अभी उसके पास अपने दम पर खड़े होने के लिए ना पैसा है ना ताकत। वो माउंट जेरी पर पोर्टर का काम करते हुए खुद को ग्रो कर रहा है। तभी उसका बॉस उससे पूछता है कि उनके एस्कॉर्ट किए जा रहे पार्टी मेंबर्स में सबसे स्ट्रांग कौन है। तेजू इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दे पाता और बॉस उसे बताता है कि सोर्ड्स वुमन ली हानू एक रेगुलर रैंक है। वो कहता है कि हानू भले यंग दिखती हो लेकिन वो वास्तव में अमेजिंग है। बेसिकली रेगुलर रैंक इंडोंग जैसे बिगिनर से एक लेवल ऊपर होता है, यानी वो इंडोंग से ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन तेजू नोटिस करता है कि उसके मोनोफ्लो में कुछ वियर्ड पैटर्न है। अचानक वो जमीन पर गिर जाती है और सबको शॉक लग जाता है। तभी उनमें से एक उसके शरीर से निकलते म्यूटेंट मस्कीटो को देखता है। वो डूड बाकी पार्टी को वार्न करता है कि मस्कीटो से बाइट ना होने दें। तयू कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर एक मस्कीटो से इतना पैनिक क्यों हो रहा है। तभी टीम की मेज बाकी लोगों से मूव करने को कहती है और खुद मस्कीटो को हैंडल करने लगती है। वो एक फायरबॉल छोड़ती है जो मस्कीटो की डायरेक्शन में जाता है और गिरते ही जोरदार एक्सप्लोजन करता है। तयू फिर अपने बॉस से पूछता है कि एक साधारण मस्कीटो के लिए इतना हंगामा क्यों हो रहा है। तब वो बताता है कि ये डेंजरस है क्योंकि अगर ये किसी अवेकनर को काट ले तो उसका माना कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। वर्स्ट केसेस में लोग फेंट भी हो जाते हैं, जैसे ली हनूल हुई, क्योंकि पहले भी कई पार्टीज मस्कीटोज की वजह से वाइप आउट हो चुकी हैं। बॉस तयू से कहता है कि पार्टी मेंबर्स का टेंस होना समझ में आता है। ताइजू को तभी टैंक की मेमोरीज में मौजूद एक पॉइजन याद आता है जो बॉस के डिस्क्रिप्शन से मैच करता है और वो मौका देखकर पॉइजन स्पिरिट आर्ट से हानू को चेक करने का फैसला करता है। वो अपना हाथ उसके स्टमक पर रखकर जांच शुरू करता है। इसी बीच एक पार्टी मेंबर टीम लीडर को रिट्रीट करने की सलाह देता है क्योंकि उनके पास बग प्रूफ सूट्स नहीं है और लगता है पूरा एरिया मस्कीटोज से भरा हुआ है। डूड भी इससे सहमत हो जाता है क्योंकि ली हनूल पहले ही फेंट हो चुकी है और वो टीम की सबसे स्ट्रांग मेंबर है। अचानक उनके पीछे से सरसराहट की आवाज आती है और टीम लीडर अपने लोगों को बैटल के लिए तैयार रहने को कहता है। तभी उन्हें एक लॉन्ग टेल्ड रैबिट दिखता है जिसे फूड चेन के सबसे नीचे माना जाता है और जो अक्सर क्लिनिकल ट्रायल्स में इस्तेमाल होता है। टीम लीडर इस खतरे को हंसी में उड़ा देता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि वो लोग एक रैबिट से डर गए थे। जैसे ही वो मुड़कर सबको रिलैक्स होने को कहने जाता है, पलक झपकते ही उसका और उसके पास खड़े डूड का सिर उड़ जाता है। मेज डर जाती है जब वो अपने टीम मेंबर्स को गिरते हुए देखती है और जल्दी ही साफ हो जाता है कि उन पर ऑर्क्स ने हमला किया है।
सिचुएशन की सीरियसनेस देखकर मेज बाकी लोगों से भागने को कहती है, जबकि वो उन्हें कुछ समय दिलाने के लिए रुकती है। इसी बीच तेजू अभी भी हानू के सिस्टम को चेक करने में बिजी है। तेजू अपने बॉस से कहता है कि वो चला जाए क्योंकि वो मेज की मदद करने के लिए पीछे रुकने वाला है। उसका बॉस उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस सिचुएशन में उसका कोई चांस नहीं है क्योंकि ऑर्क्स उनकी तुलना में ज्यादा हैं। लेकिन ताइयू उसे बताता है कि उसे बस मदद करनी है और वो हनूले को अपने कंधों पर रखकर बॉस से कहता है कि वो उसे लेकर भाग जाए। उसका बॉस अभी भी उसे भागने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन तेजू कहता है कि टाइम नहीं है, इसलिए उसे जाना होगा और ये अश्योर करता है कि वो बस थोड़ी लाइट सपोर्ट देगा। उसका बॉस फिर भाग जाता है, ये प्रॉमिस करते हुए कि वो बाद में वापस आएगा। जब बाकी मेंबर्स चले जाते हैं, तेजू नोटिस करता है कि ऑर्क्स ऑर्गेनाइज लग रहे हैं और जब मेज उनसे लड़ रही होती है, उसे एहसास होता है कि एक ऑर्क ताइयू की तरफ बढ़ रहा है। वो तुरंत तेजू की दिशा में ध्यान बदलती है ताकि उसे बचा सके। वो एक फायरवॉल बनाती है, लेकिन इससे वो पीछे खड़े एक ऑर्क के लिए खुली रह जाती है। ताइजू कैजुअली उसे झुकने के लिए कहता है, लेकिन ऑर्क पहले ही उसके पीछे है और वो और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है कि ताइयू क्या कह रहा है। इसी बीच सेलेस्टियल रेल्म में टैंग पिछले 1 महीने की अपनी यादों को याद कर रहा है जब से वो वहां पहुंचा है। ताइयू से मिलने की वजह से वो असेंशन हासिल कर पाया जिसके लिए वो बेताब था, लेकिन उसकी निराशा के लिए सेलेस्टियल रेल्म उतना खास नहीं है। ये बेसिकली एक प्रिजन रेल्म है जहां इमॉर्टल्स बस टाइम पास करते हैं और वो पहले ही बाकी क्रेजी इमॉर्टल्स को बच्चों की तरह बिहेव करते देखकर थक चुका है। वो उन्हें मैनरलेस बीस्ट्स कहता है क्योंकि उसने इतने साल बर्बाद किए सिर्फ ऐसी जगह पहुंचने के लिए। हालांकि वो खुश है कि वो ताइयू से मिला क्योंकि उसी कनेक्शन ने उसे सेलेस्टियल रेल्म तक पहुंचने का मौका दिया। वो दोनों बेसिकली सेम सोल शेयर करते हैं और वो मार्शल वर्ल्ड का मास्टर बन पाया जबकि ताइयू शैडो वन था। क्योंकि अब उसकी पावर ताइयू के पास है, टैंग उम्मीद करता है कि ताइयू कुछ लेवल की खुशी पा सके। टैंग समझता है कि ताइयू को अर्थ के पावरफुल लोगों से आगे निकलने के लिए 7 स्टार्स तक पहुंचना होगा। इसके साथ टैंग उम्मीद करता है कि ताइयू जितनी जल्दी हो सके ग्रो करे और अगर फेट ने चाहा तो वो फिर से मिल सकते हैं। दरअसल वो पहले से ही सोच रहा है कि अगली बार मिलने पर वो ताइयू को क्या नई चीजें सिखाएगा। वो इसी मेडिटेशन में होता है जब एक इमॉर्टल सोर्समैन उसके सिर के पीछे मार देता है। टैंग तुरंत जो कर रहा होता है उसे छोड़ देता है और उस डूड के पीछे भागता है, उसे खत्म करने की धमकी देते हुए। वापस अर्थ पर तेजू समझता है कि मेज समय पर मूव नहीं कर पाएगी और वो तुरंत एक्शन लेता है। वो उसकी तरफ कूदता है ऑर्क को उससे पहले मारने के लिए, लेकिन इस प्रोसेस में वो उसे ही नॉकआउट कर देता है। फिर तेजू डिसाइड करता है कि अब समय है ऑर्क्स को अपनी स्किल्स दिखाने का और वो कॉइन्स को इतनी तेज स्पीड से फेंकता है कि वो दिखते भी नहीं। हैरानी की बात है कि ऑर्क्स उसके थ्रोइंग अटैक्स पर कोई रिएक्शन नहीं देते और वो एक ही अटैक में उन्हें खत्म कर देता है। तेजू खुद से खुश होता है, लेकिन फिर सोच में पड़ जाता है कि मेज के साथ क्या करे क्योंकि उसने मदद करते हुए उसे ही बेहोश कर दिया। साथ ही वो खुश है कि वो अनकॉन्शियस है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ का पता चलने में कोई फायदा नहीं है। उसे पता है कि ये बहुत वियर्ड लगेगा कि एक पोर्टर ने इतने सारे ऑर्क्स को हैंडल कर लिया और ये बात उसके पिता तक भी पहुंच सकती है। तेजू समझता है कि उसे किसी के आने से पहले यहाँ से निकलना होगा। तेजू मुस्कुराता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि सिर्फ 1 महीने पहले जो वो एक मियर माना रिजेक्ट था, अब उसे ऐसी चिंताएं होंगी। वो मानता है कि टैंग से मिलना पूरी तरह उसकी जिंदगी बदल गया। वो अपनी पाउच निकालता है ताकि कॉइन्स को साफ कर सके इससे पहले कि कोई आ जाए। कॉइन्स उठाते वक्त उसे एहसास होता है कि ये कितना स्ट्रेसफुल है क्योंकि उसे एक एक करके उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा उसे प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में भी सोचना पड़ता है क्योंकि हर फाइट के बाद थ्रोवेबल्स को डिस्कार्ड करना भी मायने रखता है। अपेरेंटली जब वो 7th स्टार तक पहुंचेगा तो वो थ्रोवेबल्स ऑटोमेटिकली रिट्रीव कर सकेगा, जिसका मतलब है कि उसे अपने ग्रोथ को जल्दी बढ़ाने का तरीका ढूंढना होगा। जब वो जमीन पर पड़े सारे कॉइन्स उठा लेता है तो उसे एहसास होता है कि एक कॉइन मिसिंग है। हालांकि उसे पता है कि उसने कॉइन कहाँ फेंका था और वो उसे ट्रेस करना शुरू करता है और जल्द ही उसे एक पेड़ में फंसा हुआ मिल जाता है। वो उसे निकालने ही वाला होता है जब वो एक म्यूटेंट मस्कीटो देखता है और उसे अपने ऑरा से पकड़ लेता है। पहले की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जैसे ही मस्कीटो का पॉइजन शरीर में सर्कुलेट करता है, इंटरनल एनर्जी बिखर जाती है। एक अवेकेंड व्यक्ति के लिए उसका माना टेम्पोरेरली गायब हो जाता है और जैसा उसने सोचा था, मस्कीटो का पॉइजन मुरुम के एनर्जी स्कैटरिंग पॉइजन जैसा ही है। हालांकि इसे वहां से कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि इस दुनिया में ये एक डेंजरस पॉइजन है जिसका कोई क्योर नहीं है। दुर्भाग्य से हर हंटर को प्रोटेक्टिव गियर पहनना पड़ता है क्योंकि इसका कोई एंटीडोट नहीं है। तायू मानता है कि अगर वो पॉइजन की एग्जैक्ट कंपोजिशन पता कर ले तो वो टैंग की नॉलेज से एंटीडोट जैसा मेडिसिन बना सकता है। इसके लिए उसे अर्थ पर ऐसे हर्ब्स ढूंढने होंगे जिनमें मुरुम जैसे कंपोनेंट्स हों। इसके अलावा उसके पास मस्कीटो को खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और बिना सोचे वो मस्कीटो को निगल जाता है। जैसे ही मस्कीटो उसके गले में सेटल होता है, वो राहत की सांस लेता है क्योंकि उसकी कंपोजिशन सिमिलर है और अगर वो माउंटेन पर सही हर्ब्स ढूंढ ले तो वो एंटीडोट बना सकता है। तेजू मुस्कुराता है क्योंकि उसे पैसा कमाने का तरीका मिल गया है जो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल होगा। तेजू इंतजार नहीं कर सकता कि वो वापस जाकर इसे टेस्ट करे, लेकिन अचानक उसके सामने एक विशाल आकृति आ जाती है और ये एक डरावना एलीट ऑर्क है जो उसके शरीर में सिहरन पैदा कर देता है। ऑर्क उसे नीचे देखता है और किल ह्यूमन बड़बड़ाता है। इससे मिस्ट्री और बढ़ जाती है।
क्योंकि वो ना सिर्फ बड़ा है बल्कि बोल भी सकता है। तेजू को एहसास होता है कि उसने एक अवेकेंड मैजिकल बीस्ट का सामना किया है। तेजू को यकीन है कि माउंटेन में कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि ऑर्क्स यहाँ होने ही नहीं चाहिए। तेजू अभी ये सोच ही रहा होता है कि ऑर्क अपनी जायंट एक्स घुमाता है, जिससे तेजू को तुरंत पीछे कूदना पड़ता है। ऑर्क अपनी एक्स वापस खींचता है, जिससे जमीन में एक भयानक क्रेटर बन जाता है जो तेजू को डरा देता है। वो समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर एक्सपर्ट रैंक या उससे भी ऊपर का है, उसकी ओवरवेलमिंग अटैक पावर देखकर। ताइजू को डर है कि उसके अटैक्स इस मॉन्स्टर पर काम नहीं करेंगे, लेकिन पक्का करने के लिए वो पहले प्रोबिंग अटैक करता है। ताइयू कॉइन्स फेंकता है जो सीधे ऑर्क के सिर की तरफ जाते हैं, लेकिन ऑर्क की डिफेंस उन्हें डिसइंटीग्रेट कर देती है और इससे ताइयू का डर सच साबित होता है। वो समझ जाता है कि उसका डैगर बर्स्ट टेक्निक भी बेकार होगा, क्योंकि ऑर्क उसके अटैक्स को बिखेर देता है। अब उसके पास सिर्फ ब्लड सील पॉइजन पाल्म अटैक बचता है, उम्मीद करते हुए कि ये काम करेगा। तभी ऑर्क जोर से दहाड़ता है, जिससे तेजू के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है और वो एक पल के लिए हिचकिचा जाता है। तेजू जल्दी ही समझ जाता है कि वो कितना कावर्ड बन गया है, क्योंकि वो दुश्मन के सामने खुद पर शक कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसे एक मूव में खत्म नहीं कर पाया। तेजू खुद से शर्मिंदा होता है और जानता है कि टैंग उसे इस हालत में देखता तो डिसअपॉइंटेड होता। तेजू को एहसास होता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, क्योंकि उसने पहले ऑर्क्स के पैक को आसानी से हरा दिया था। तभी ताइयू हिम्मत जुटाता है और फैसला करता है कि वो तब तक लड़ेगा जब तक दुश्मन को गिरा न दे। वो पॉइजन पाम के साथ ऑर्क की तरफ दौड़ता है। ऑर्क भी अपनी एक्स उठाता है ताइयू को पास आते ही काटने के लिए। उसकी एक्स ताइयू का रास्ता रोक देती है और ताइयू अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जिससे एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। अंत में ताइयू सिर्फ एक्स को क्रैक कर पाता है और ऑर्क के शरीर तक पहुंचकर डैमेज भी नहीं कर पाता। भले ही सिचुएशन पूरी तरह उसके खिलाफ हो, वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सोचता है कि बार बार अटैक करके रास्ता निकालेगा। तभी अचानक एक ब्लेड कहीं से आता है और ऑर्क को टुकड़ों में काट देता है, जैसे वो कोई टिश्यू हो। ताइयू ये देखकर अंदर तक हिल जाता है, क्योंकि जो भी एलीट ऑर्क को इतनी आसानी से हरा सकता है वो मजाक नहीं है। ताइयू दूर खड़ी एक आकृति को देखता है और समझ जाता है कि वो कम से कम मास्टर रैंक का होगा। ताइयू को अफसोस होता है कि वो किसी के आने से पहले नहीं जा पाया। ताइजू सोचने लगता है कि वो उस आदमी को क्या एक्सक्यूज देगा, और तभी वो आदमी उसे पंख कहकर बुलाता है और पूछता है कि क्या उसी ने ऑर्क्स को मारा था। वो आदमी जोड़ता है कि ताइयू के चेहरे पर कोई मार्किंग नहीं है, मतलब वो अवेकनर नहीं है, इसलिए वो जानना चाहता है कि उसके जैसा कोई कैसे ऑर्क्स के पैक को खत्म कर सकता है। ताइयू स्टन्ड रह जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। अपेरेंटली वो डूड ली युंग हॉक है, नोगोदान गिल्ड मास्टर, जो सिटी की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स में से एक है। युंग हॉक जिस अथॉरिटी से बात करता है उससे ताइयू समझ जाता है कि वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, यानी उसे अपने वर्ड्स बहुत केयरफुली चुनने होंगे। ताइजू सबसे पहले योंग हॉक को धन्यवाद देता है कि उसने उसे बचाया, और जैसे ही वो अपना इंट्रोडक्शन देने वाला होता है उसका बॉस आ जाता है और उसे बीच में ही रोक देता है। बॉस खुश होता है कि ताइयू सेफ है और ताइयू तुरंत सारा क्रेडिट जुंग एच को दे देता है। कहता है कि ये उसकी टाइमली अराइवल की वजह से हुआ। उसका बॉस मुड़कर देखता है और रियलाइज करता है कि वो युंग हुक की बात कर रहा है। जुंग हुक उस सवाल को भूल जाता है जो वो पूछ रहा था और क्लीन अप टीम को ट्रैश साफ करने के लिए कहता है। ताइयू का बॉस उसे समझाता है कि क्योंकि ये सिटी एक फ्री सिटी है, इसे इंपीरियल फैमिली नहीं बल्कि ऑटोनोमस कमेटी गवर्न करती है। वो बताता है कि युंग हा 3 स्टैंडिंग मेंबर्स में से एक है जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं, और वो नूरन गिल्ड का हेड है जो सिक्योरिटी संभालता है। इसके अलावा वो एक मास्टर रैंक अवेकनर है और उनके जैसे पोर्टर्स भी सेफ्टी के लिए उसके गिल्ड को ट्रिब्यूट देते हैं। युंग हॉक तुरंत उस डूड को अपने वर्ड्स संभालने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद ताइयू का बॉस उसे वार्न करता है कि वो युंग हॉक के बुरे साइड पर ना जाए। ताइयू हैरान होता है कि उसे अपने बॉस से जुंग हॉक के बारे में इतना सीरियस वार्निंग मिल रहा है, और वो पूछता है कि क्या वो इतना बुरा है। उसका बॉस बताता है कि जुंग हॉक सिर्फ नाम का सिक्योरिटी कैप्टन नहीं है, बल्कि वो बैड गाइज से ब्राइब्स लेकर उन्हें छोड़ देता है। ताइयू का बॉस बताता है कि वो पेट्रोल सिर्फ पीआर स्टंट्स और रेप्यूटेशन के लिए करता है। अपेरेंटली वो जल्दी में था और उससे टकरा गया, इसलिए उसने उसे बुला लिया, वरना वो किसी और को बुलाता। क्योंकि मास्टर अवेकनर्स को नेचुरल डिजास्टर्स माना जाता है, ताइयू का बॉस उसे कहता है कि उसके लिए बेहतर होगा कि वो युंग हॉक के बुरे साइड पर ना जाए। फिर वो सजेस्ट करता है कि वो लोग अपना सामान पैक करके एरिया छोड़ दें। ताइयू इस बात को मान लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान है, क्योंकि उसे पता है कि अगर जुंग हॉक सही समय पर इंटरवीन नहीं करता तो वो मर सकता था। उसे एहसास होता है कि टैंग से मिलने के बाद 1 महीना बीत चुका है और वो निराश है कि वो तब से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ। वो खुद पर गुस्सा होता है क्योंकि कुछ अवेकनर्स को हराने के बाद उसे आसानी से पावर मिल गई और वो एरोगेंट हो गया। तेजू इस बारे में गहराई से सोचता है और खुद को कोसने के बाद फैसला करता है कि अब से सब कुछ बदल जाएगा। वो तय करता है कि वो सच में स्ट्रांग बनेगा ताकि ऐसी सिचुएशन दोबारा ना हो। 1 महीने बाद
तायू सिटी के बारे में बात करता दिखता है। वो मानता है कि भले ही सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, फिर भी इसमें कुछ चीजों की कमी है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि ये डेंजरस सिटी है। डॉक्टर्स यहाँ कम आते हैं और जो आते हैं वो अक्सर ट्रबल मेकर्स होते हैं, इसलिए लोग उनसे दूर रहते हैं। इस वजह से ड्रग स्टोर्स और फार्मेसीज ही लोगों के लिए मेन ऑप्शन बन जाते हैं। इसी कारण फार्मासिस्ट्स को प्रिस्क्रिप्शंस देने की अनुमति है और वो एम्पायर की FDA या ऑटोनोमस कमिटी द्वारा अप्रूव्ड ड्रग्स प्रिस्क्राइब या सेल कर सकते हैं। इसके कारण बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अनरिलायबल हॉस्पिटल पर भरोसा करने से बेहतर है कि प्रूवन मेडिसिन खरीदी जाएं। यही वजह है कि तायू ने म्यूटेंट 3 स्ट्राइप्ड मस्कीटो के लिए एंटीडोट डेवलप किया है और वो उसे बेचने आया है। तायू पिछले 1 महीने से इस पर काम कर रहा था। दिन में पोर्टर का काम करके पैसे कमा रहा था और खाली समय में इंग्रेडिएंट्स जुटा रहा था। इसके अलावा वो रात में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस भी करता है और क्योंकि एंटीडोट बनाने के लिए डेलिकेट कंट्रोल जरूरी है, उसे पॉइजन स्पिरिट आर्ट के 3rd स्टार तक पहुंचना जरूरी था। इसी वजह से वो ऐसा करने में सफल हुआ और अब उसे यकीन है कि उसे अब कोई आसानी से बुली नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर जो डील वो कर रहा है वो सफल हो जाती है तो उसे पैसों की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तायू को यकीन है कि उसे आखिरकार अमीर बनने का तरीका मिल गया है और इसी के साथ वो बेक्स ड्रग स्टोर नाम की दुकान में जाता है। वो अटेंडेंट के पास जाता है और जब लेडी उसे स्टोर की चीजें बताने ही वाली होती हैं, तेजू उसे बीच में रोक देता है और कहता है कि वो ओनर से मिलना चाहता है। अटेंडेंट कंफ्यूज हो जाती है और तेजू उसे बताता है कि वो कुछ खरीदने नहीं बल्कि बेचने आया है। अटेंडेंट इस पर हंस देती है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी उसे बुलाता है और बताता है कि वही ओनर है, बेक होंग। ताइजू बेक से कहता है कि वो अपनी बनाई हुई मेडिसिन बेचने आया है, लेकिन बेक इस बात से ज्यादा प्रभावित नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि ताइजू एक और पेडलर है। वो तेजू से कहता है कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे जाने के लिए कहता है। वो उसे ये भी कहता है कि अगर उसे पैसा कमाना है तो लेबर मार्केट उसके लिए खुला है। तभी तेजू अपने बैग से एक बॉटल निकालता है और बताता है कि ये म्यूटेंट 3 स्ट्राइप्ड मस्कीटो का एंटीडोट है। ये सुनते ही बेक का ध्यान उस पर जाता है और वो तेजू से दोबारा बोलने को कहता है। तायू कॉन्फिडेंटली बताता है कि बॉटल में क्या है और ये ओरली लिया जाता है। इसके अलावा इसे पहले से भी पिया जा सकता है और इसका इफेक्ट 10 घंटे तक रहता है। बेक गुस्से में तेजू पर चिल्लाता है और कहता है कि मस्कीटो एंटीडोट जैसी बातों पर प्रैंक करना बंद करे, लेकिन तायू उसकी बातों को इग्नोर करता है और 2 और बॉटल्स टेबल पर रख देता है। कहता है कि वो उन्हें टेस्ट करे और अगर इंटरेस्टेड हो तो कांटेक्ट करे। हालांकि वो उसे बताता है कि उसके पास मिडनाइट तक का समय है और वो अपने कांटेक्ट डिटेल्स छोड़ देता है, लेकिन डिटेल्स में उसने अपना नाम बदलकर हुंसू रख दिया है ताकि उसकी असली आइडेंटिटी ट्रैक ना हो सके। जैसे ही वो स्टोर से बाहर जाता है, वो बेक से कहता है कि अगर तय समय तक जवाब नहीं मिला तो वो प्रोडक्ट किसी और ड्रग स्टोर में ले जाएगा। उसी समय रूम में एक बड़ा आदमी मौजूद होता है जो एक अवेकनर है, पार्क जिन्स सू, और वो बेक से पूछता है कि क्या वो सच में तायू पर विश्वास करता है। पता चलता है कि वो पोशंस काफी लेता है और बिना समय बर्बाद किए वो तायू द्वारा छोड़ी गई एक बॉटल उठा लेता है। बेक कहता है कि उन्हें टेस्ट करके ही पता चलेगा कि तायू स्कैमर है या नहीं। अंदर ही अंदर बेक को ज्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि एम्पायर की बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी मस्कीटो एंटीडोट बनाने में असफल रही हैं, लेकिन बेक को लगता है कि तेजू में कुछ अलग है क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट है। इससे पहले कि बेक कुछ समझे, पार्क एंटीडोट पी लेता है, कहते हुए कि वही तो टेस्ट की बात कर रहा था। बेक उसे डांटता है, उसे जंकी कहता है और पूछता है कि वो बिना टेस्ट किए कुछ क्यों पी रहा है, लेकिन एंटीडोट पीने के बाद पार्क के चेहरे पर निराशा दिखती है। वो बताता है कि इसका टेस्ट बिल्कुल पानी जैसा है और इसमें कुछ खास नहीं है। बेक ये सुनकर हैरान होता है, लेकिन वो पार्क को याद दिलाता है कि वो पोषण जंकी है और पूछता है कि क्या उसे कोई मेडिसिनल एनर्जी महसूस हो रही है। पार्क कहता है कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा और क्योंकि वो पोशंस पीने में एक्सपर्ट है, उसे यकीन है कि उसे कुछ एनर्जी जरूर महसूस होती अगर एंटीडोट असली होता। पार्क बॉटल को कूड़ेदान में फेंक देता है और कहता है कि उसने बेवजह उम्मीद लगा ली थी। वो बेक से कहता है कि बाकी बॉटल्स भी फेंक दें क्योंकि अब कंफर्म हो गया है कि तायू एक स्कैमर है। इससे बेक सोच में पड़ जाता है कि क्या तेजू सच में स्कैमर है और वो अपने हाथ में मौजूद मेडिकेशन बॉक्स में रखी बाकी बॉटल्स को देखता है। तभी पार्क बताता है कि वो फ्रॉग्स पकड़ने के लिए हंट पर जा रहा है और जब वो अपनी जरूरत का सामान लेने लगता है, बेक बाकी बॉटल्स और तेजू का कॉन्टेक्ट भी कूड़ेदान में फेंक देता है। बेक पूरे मामले से निराश हो जाता है और खुद को डांटता है कि उसने ये कैसे मान लिया कि तायू मस्कीटो एंटीडोट बना सकता है। बाद में पार्क और उसके लोग मॉन्स्टर वीजल्स के एक झुंड के खिलाफ संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। उसकी टीम के सदस्य सुझाव देते हैं कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि वे पहले ही मस्कीटो वेनम से जहरीले हो चुके हैं। पार्क उनकी बात मानता है, लेकिन कहता है कि वे तब तक रुके रहें जब तक वह अपने सामने वाले मॉन्स्टर को खत्म नहीं कर देता। पार्क, जो टीम का टैंक है, अपनी शील्ड के पीछे खड़ा होकर उन परेशान करने वाले मॉन्स्टर्स के खिलाफ टिके रहने की कोशिश करता है। तभी म्यूटेंट मॉस्कीटोज उसकी स्किन पर उतरते हैं और वह घबराने लगता है क्योंकि अगर उसे मॉस्कीटोज काट लेते हैं तो वेनम स्टैक हो जाएगा और उसका माना बिखर जाएगा, जिससे पैरालिसिस हो जाएगा। बिना किसी शक के वह जानता है कि अगर वह बेहोश हो गया तो उसकी टीम खत्म हो जाएगी
क्योंकि वही अकेला है जो टीम को संभाले हुए है। स्थिति को और खराब बनाते हुए उसकी शील्ड पहले से ही कमजोर हो रही है, जिससे वह सोचने लगता है कि कहीं वह मस्कीटोज के जहर से प्रभावित तो नहीं हो गया। पार्क सोच में पड़ जाता है कि सब कुछ गलत कैसे हो गया, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि वे मस्कीटो इन्फेस्टेड एरिया में जा रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने बग रिपेलेंट सूट्स भी पहने थे। लेकिन अचानक ब्लेड टूथ वीजल्स एक म्यूटेंट फ्रॉग हंटिंग ग्राउंड में कहीं से भी प्रकट हो गए। वीजल्स के हमलों ने उनके सूट्स को नष्ट कर दिया और डिस्ट्रैक्शन के दौरान टीम लीडर को भी चोट लग गई, जो उसे नहीं लगनी चाहिए थी। मस्कीटोज के काटने के बाद उन्होंने सच में पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वीजल्स ने उनका एस्केप रूट बंद कर दिया, जिससे उनके पास अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। पार्क उम्मीद करता है कि वह अपने सामने वाले मॉन्स्टर को मार सके ताकि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल सके, लेकिन अचानक सबसे बुरा होता है जिसकी वह कल्पना कर सकता था। एक वीजल उस पर झपटता है और अपनी ब्लेड जैसी टेल से उसकी शील्ड तोड़ देता है, जिससे वह पूरी तरह एक्सपोज्ड हो जाता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि सिर्फ शील्ड रीइंफोर्समेंट टूटी है, उसकी ताकत कम नहीं हुई और उसका माना भी इंटैक्ट है। तभी उसे याद आता है कि उसने एंटीडोट लिया था और अब हालात देखकर लगता है कि वह सच में काम कर रहा है। वह तुरंत सारे डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स हटा देता है ताकि फोकस कर सके, क्योंकि अगर एंटीडोट असली है तो उसके पास लड़ने का मौका है। वह अपनी जायंट ब्लेड निकालता है और आत्मविश्वास के साथ वीजल की तरफ छलांग लगाता है। उसी रात पार्क बेक के ड्रग स्टोर पर दौड़ता हुआ जाता है, उसका नाम चिल्लाते हुए पूछता है कि सुबह उसने जो एंटीडोट पिया था उसकी कीमत क्या है, क्योंकि वह सब कुछ खरीदना चाहता है। कुछ समय बाद तायू शहर के मार्केट सेंटर में घूमता हुआ दिखाई देता है, जहां वह बहुत सारी चीजें देखता है। वह पूरी जिंदगी प्यू में रहा है और गुरी का मार्केट देखकर उसका नजरिया बदल जाता है। तायू खुश है कि उसने आज आराम लिया, क्योंकि एंटीडोट बनाते समय उसने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली थी, क्योंकि उसे कई तरह के पॉइजन्स अब्सॉर्ब करने पड़े थे। इसलिए उसे आराम करना और पॉइजन को डाइजेस्ट करना जरूरी है। इससे पहले उसने बेक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। बेक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बेहद उत्साहित था और उसने टायू से कहा कि यह मेडिसिन माउंट जेरी पर मैजिक बीस्ट हंटिंग को बदल देगी। बेक इतना उत्साहित था कि वह लगभग खुद को ही गोली मार देता, और उसने गलती से यह भी बता दिया कि जब तायू पहली बार एंटीडोट लेकर उसकी दुकान पर आया था तो उसने उसे क्रेजी पर्सन कहा था। तायू उससे पूछता है कि उसका क्या मतलब है, लेकिन वह बात को जल्दी से बदल देता है और तायू से पूछता है कि उसके पास कितना स्टॉक है। तायू बताता है कि लगभग 60,000 बॉटल्स हैं और बेक पूछता है कि अगर सब बिक जाए तो क्या होगा। तायू उसे भरोसा दिलाता है कि वह बिना समय गंवाए और बना सकता है, और बेक उत्साह से उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है। बेक ने प्रोडक्शन कॉस्ट 10,001 पर बॉटल तय की थी ताकि उन्हें 50,001 में बेचा जा सके, और इसमें यह शर्त भी शामिल थी कि वह तायू के लिए सभी ड्रग अप्रूवल्स और पेटेंट प्रोसीजर्स संभालेगा। तायू यह देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि असली प्रोडक्शन कॉस्ट 101 पर बॉटल से भी कम है। तायू मानता है कि कीमत अच्छी है और बताता है कि 60,000 बॉटल्स के शुरुआती स्टॉक से कुल मिलाकर 3 बिलियन वन बनते हैं। बेक कहता है कि उसमें से 10% टैक्स हटाना होगा, जिससे यह 2.7 बिलियन वन रह जाता है। तायू और भी प्रभावित होता है कि टैक्स सिर्फ 10% है, जो दिखाता है कि यह शहर कितना फ्री है। फिर तायू एक और तरीका सुझाता है और बेक से कहता है कि वह उसे 1 साल का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट देगा, जबकि एंटीडोट की सप्लाई 35,001 पर बॉटल पर करेगा। बेक यह सुनकर हैरान हो जाता है और वह तायू से कहता है कि उसे एंटीडोट इतनी सस्ती कीमत पर देने की कोई जरूरत नहीं है। तेजू बेक से कहता है कि उसने सुना है कि वह एक ऑर्फनेज चलाता है, क्योंकि पूरे शहर में यह अफवाह फैली हुई है कि वह सभी अनाथों का पिता है। उसने यह भी सुना है कि वह अपने ड्रग स्टोर से होने वाले प्रॉफिट से ऑर्फनेज को फंड करता है, इसलिए वह सिर्फ उसकी परेशानी कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बदले में वह सिर्फ यह चाहता है कि बेक उसे एक जगह दे जहां वह एंटीडोट बना सके। खुशी के आंसुओं के साथ बेक तायू को भरोसा दिलाता है कि उसके पास एक परफेक्ट जगह है जिसे वह इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ दोनों हाथ मिलाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और एक भारी एडवांस पाने के बाद तायू ने फैसला किया कि वह उस दिन आराम करेगा और फेमस गुरी मार्केट जाकर कुछ गियर खरीदेगा। तायू मार्केट में चल रहा होता है जब एक अजीब बाल्डी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या उसे कोई वेपन चाहिए। तायू कंफ्यूज हो जाता है और बाल्डी से पूछता है कि क्या वह सच में उससे बात कर रहा है। वह आदमी हाँ कहता है और बताता है कि उसकी दुकान पास ही है, और तायू को भरोसा दिलाता है कि उसे जो भी चाहिए वह उसकी दुकान में मिल जाएगा। वह यह भी वादा करता है कि वह तायू को डिस्काउंट देगा क्योंकि वह हैंडसम है। तेजू उस आदमी की मौजूदगी से असहज हो जाता है और उसे कहता है कि वह इस सब की चिंता न करे, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे ही वह वहां से जाने लगता है, वह आदमी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि कम से कम एक बार देख तो ले, यह उसके लिए कुछ भी खर्च नहीं करेगा। वह अजीब बातें करता रहता है, जैसे तायू को उसके घर चलना चाहिए जो ड्रीम्स और रोमांस से भरा हुआ है। दूसरी तरफ तायू डर जाता है क्योंकि वह आदमी सपोजिडली एक ब्लैकस्मिथ है, लेकिन उसकी पकड़ बहुत ही मजबूत है। वह आदमी उसे खींचते हुए ले जा रहा होता है, जबकि तायू पहले ही 3rd स्टार तक पहुंच चुका है, जिससे वह सोचने लगता है कि क्या यह आदमी सच में एक मास्टर क्राफ्ट्समैन है। कुछ ही देर बाद वे उस आदमी की वर्कशॉप पहुंचते हैं और तेजू वहां रखे अमेजिंग वेपन्स देखकर हैरान रह जाता है। वह उससे पूछता है कि क्या उसने यह सब खुद बनाया है, और वह उसे भरोसा दिलाता है कि हाँ,
खुद को शहर का सबसे अच्छा बताते हुए तेजू अपने ऑब्जर्वेशन आइज का इस्तेमाल करके वेपन्स को चेक करता है और वह कंफर्म करता है कि वह आदमी ब्लफ नहीं कर रहा, जिससे उसे एहसास होता है कि किसी को उसके अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। जब वह कंफर्म कर लेता है कि वह अपने काम में अच्छा है तो वह एक पेपर निकालता है और उसे दिखाता है कि उसे क्या चाहिए और पूछता है कि क्या वह उनमें से सौर बना सकता है। ब्लैकस्मिथ उसे देखता है और समझता है कि यह विलो लीफ फ्लाइंग डैगर्स हैं, लेकिन उसे लगता है कि वे थ्रोइंग नाइव्स के लिए बहुत छोटे हैं। वह तेजू से पूछता है कि क्या वह खुद इन नाइव्स का इस्तेमाल करने वाला है। वह तायू से यह भी कहता है कि अगर वह चाहता है कि ये डैमेज करें तो इन्हें मोनास्टेल से बनाना होगा। तेजू उससे पूछता है कि क्या वह इन्हें बना सकता है और वह हाँ कहता है, लेकिन बताता है कि मटेरियल्स की कमी के कारण इसमें समय लगेगा। वह तायू से पूछता है कि क्या यह उसके लिए ठीक है और तायू हाँ कहता है, साथ ही पूछता है कि इसकी कीमत कितनी होगी। ब्लैकस्मिथ सब कैलकुलेट करता है और बताता है कि इसकी कीमत 250 मिलियन वन है। हालांकि वह तेजू को बताता है कि उसे उस दिन सिर्फ 10% डिपॉजिट देना होगा। तेजू को पहले से अंदाजा था कि वेपन्स महंगे होंगे, लेकिन 100 सिंगल यूज हिडन वेपन्स के लिए यह कीमत काफी भारी है। तेजू उस आदमी से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है और भरोसा दिलाता है कि वह पूरा भुगतान वहीं करेगा। वह उसे अपना एड्रेस देता है और कहता है कि जब पहला सैंपल तैयार हो जाए तो उसे भेज दे। ब्लैकस्मिथ की दुकान से निकलने के बाद तायू सोचता है कि अब अगली चीज आर्मर है, क्योंकि उसने वेपन्स का इंतजाम कर लिया है। तायू समझता है कि उसे ऐसा आउटफिट चाहिए जिसमें वह अपने कपड़ों में पॉकेट सिल सके, ताकि वह टैंक की तरह काउंटलेस पॉइजन्स और हिडन वेपन्स साथ रख सके। वह खुद को टैंक की तरह रोब पहने हुए इमेजिन करता है, लेकिन तुरंत उस विचार को छोड़ देता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह कितना एम्बैरेसिंग होगा। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प मॉडर्न स्टाइल पर टिके रहना है। तैहू अपने ऑप्शंस के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी एक सेल्स पर्सन उसके पास आती है जो फ्लेम बुटीक के लिए काम करती है। वह उसे बताती है कि उन्होंने अभी मैजिकल बीस्ट लेदर आर्मर की नई लाइन लॉन्च की है और उसी दिन कोट्स भी डिस्प्ले पर रखे गए हैं। वह तेजू से कहती है कि वह आकर एक नजर डाले और तेजू उससे पिचबुक लेकर कोट देखने लगता है। वह समझ जाता है कि यह मैजिकल बीस्ट लेदर से बना कोट है और लॉन्ग रोब पहनने के बजाय यह सच में काम आएगा। इसी दौरान दो महिलाएं एक ट्रैम में शहर का टूर लेती हुई दिखाई देती हैं। वे दूर स्थित शहर के कास्टल को देखती हैं, जो केवल अमीर और ताकतवर लोगों के लिए रिजर्व्ड है। पता चलता है कि कास्टल तक केवल बोट के जरिए ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि ब्रिजेस बंद हैं। ग्रे हेयर वाली लड़की बगदू ग्रुप की हेयर है और उसका नाम जोंग योन ही है। वह मिलिट्री एकेडमी में एक कैडेट भी है और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि ताकतवर लोग सेफ्टी के नाम पर खुद को छिपा कर रखते हैं। उसके साथ मौजूद ऑरेंज हेयर्ड महिला उसकी असिस्टेंट है और वह योन ही से पूछती है कि क्या वह सिर्फ एक फॉक्स लेदर कोट के लिए इतनी दूर आई है। योन ही उसे बताती है कि यह कोई साधारण फॉक्स लेदर नहीं, बल्कि साइबेरियन इल्यूजन फॉक्स लेदर है। वह बताती है कि इन फॉक्सेस की पॉपुलेशन बहुत कम है और इन्हें हंट करना मुश्किल है, जिससे ये लेदर बेहद रेयर बन जाता है। वह आगे कहती है कि इस लेदर से बना आर्मर बेहतरीन डिफेंस देता है, साथ ही यह गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है। उसकी असिस्टेंट यह सब सुनकर हैरान रह जाती है और मान जाती है कि यह वाकई लेने लायक चीज है, क्योंकि ये एक ऐसा रेयर मटेरियल है जो आसानी से नहीं मिलता। तभी उसे याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे एक ब्लैक कार्ड भेजा था जिससे वह आराम से खर्च कर सकती है, लेकिन योन ही कार्ड लेने से मना कर देती है और कहती है कि वह अपने पैसे इस्तेमाल करेगी। असिस्टेंट को इस पर हैरानी नहीं होती, क्योंकि योन ही अपनी इंडिपेंडेंस के लिए जानी जाती है। कुछ ही देर बाद ट्रैम गुरी मार्केट पर रुकती है और पैसेंजर्स को उतरने के लिए कहा जाता है। दोनों महिलाएं उतरती हैं और योन ही कहती है कि वे सीधे बुटीक जाएंगी, क्योंकि वह बिना समय गंवाए असली चीज देखना चाहती है। उसी समय तेजू को भी बुटीक का रास्ता दिखा दिया जाता है। अंदर जाते ही वह एक रेड हेड महिला को योनही और उसकी सेक्रेटरी की सेवा करते हुए देखता है। वह अपनी मौजूदगी का ध्यान दिलाता है और बताता है कि उसे बाहर से बुटीक के लिए भेजा गया है। रेड हेड महिला योनही से 1 मिनट मांगती है, लेकिन योनही की सेक्रेटरी पहले ही चिंतित हो जाती है कि कहीं ताजू भी वही कोट खरीदने न आया हो। रेड हेड तायू के पास जाती है उसे वेलकम करने, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आता है। वह तायू को पहचान लेती है, जबकि तायू उसे नहीं पहचानता। वह बताती है कि वह वही मेज है जो 1 महीने पहले उस पार्टी में थी जब ऑर्क्स ने हमला किया था। तायू को आखिरकार याद आता है और वह पूछता है कि वह बुटीक में क्यों है। मेज बताती है कि बुटीक में काम करना उसका मेन जॉब है और मॉन्स्टर सब्जुगेशन वह सिर्फ साइड हसल के तौर पर करती है। वह तेजू से कहती है कि वह खुश है कि वह उससे यहाँ मिली, क्योंकि वह उसे ढूंढ रही थी। तेजू घबराकर मुड़ता है और जाने लगता है। उससे पूछता है कि वह उसे क्यों ढूंढ रही है। वह उसे याद दिलाता है कि मिशन में उसे बहुत परेशानी हुई थी, लेकिन अब वह हेल्थी दिख रही है, इसलिए वह चाहती है कि ऐसा ही बना रहे। असल में तेजू ने ऑर्क्स को हराने का क्रेडिट उसी को दे दिया था, क्योंकि वह खुद पर ध्यान नहीं खींचना चाहता था। उसे पता था कि उसके होश में आने के बाद सच सामने आ सकता है, लेकिन वह इसके लिए भी तैयार था कि अगर ऐसा हुआ तो वह वहां से चला जाएगा। तेजू सोचता है कि इससे पहले कि वह सवाल पूछना शुरू करे उसे भाग जाना चाहिए। तभी वह महिला उसे पकड़ लेती है और कहती है कि 1 मिनट रुके। वह तायू से पूछती है कि क्या वही था जिसने उसे बचाया, क्योंकि नूडन गिल्ड ने उससे पूछा था कि क्या वह ऑर्क्स को मारने के बाद माना एग्जॉशन से बेहोश हो गई थी। वह समझ जाती है
कि यह बात ताइयू ने ही कही थी, इसलिए उसने भी उसी के साथ चल दिया। मेज तेजू से कहती है कि उसे नहीं पता कि उसने उसकी मदद क्यों की, लेकिन वह उसके लिए आभारी है। वह बताती है कि ताइयू की वजह से ही वह अपने टीम लीडर और अपने लवर के बॉडीज वापस ला पाई। महिला ताइयू को धन्यवाद देते हुए रो पड़ती है, जिससे ताइयू पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि ऐसी स्थिति को कैसे संभाले। वह जानता है कि उसने उसे बचाया था, लेकिन उसके लिए नहीं, बल्कि अपने सेल्फिश डिजायर के लिए, ताकि वह अपनी टेक्निक्स को टेस्ट कर सके। तेजू मेज से शांत होने को कहता है और सोचता है कि क्या वह सच में उसकी ग्रेटिट्यूड के लायक है। मेज माफी मांगती है अगर उसने स्थिति को ऑकवर्ड बना दिया हो। तभी योनहेई की सेक्रेटरी चिल्लाती है और उसे पूछती है कि वह योनही को और कितनी देर तक इंतजार करवाएगी। महिला मुड़कर उनसे माफी मांगती है और अचानक घुटनों के बल बैठ जाती है। वह योनही के सामने झुककर कहती है कि वह बहुत सॉरी है, क्योंकि अब वह कोट उसे नहीं बेच सकती। योनही की सेक्रेटरी यह सुनकर गुस्से में आ जाती है और उसे याद दिलाती है कि उन्होंने सारे मेजरमेंट्स ले लिए थे, अब सिर्फ पेमेंट बाकी था, लेकिन वह अब अपनी बात से पीछे हट रही है। महिला कहती है कि योनही के लिए सिर्फ कोर्ट के लिए शहर आना कितना मुश्किल था। मेज बताती है कि उसे योनही के स्ट्रेस का पता है, लेकिन वह कहती है कि सबसे कीमती चीज वही कोट है जिसे वे खरीदना चाहते हैं। वह बताती है कि कुछ देर पहले तक वह इसे उन्हें बेचने के लिए तैयार थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और उसे इसे किसी और काम के लिए इस्तेमाल करना है। योनही यह सुनकर चुप रह जाती है और मेज उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसे इस असुविधा के लिए अलग से कॉम्पेंसेट करेगी और बार बार माफी मांगती है। योनही की सेक्रेटरी फिर से गुस्सा करने ही वाली होती है, लेकिन योनही उसे रोक देती है और कहती है कि अब उन्हें जाना चाहिए। उसकी सेक्रेटरी हैरान हो जाती है, क्योंकि योनही खुद कह रही थी कि उसे कोट कितना चाहिए। योनही कहती है कि अब ठीक है, क्योंकि मेज के पास कोट के लिए कोई और उपयोग है। जैसे ही वे चली जाती हैं, तेजू मेज से माफी मांगता है और कहता है कि शायद उसकी वजह से उसे परेशानी हुई, क्योंकि योनही एक इम्पोर्टेंट कस्टमर थी। लेकिन मेज कहती है कि माफी उसे मांगनी चाहिए। तेजू पूछता है कि उसने अचानक कोट बेचने से मना क्यों कर दिया। मेज हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि क्या लोगों ने उसे पहले कभी डम कहा है। तेजू अपने डम अंदाज में कहता है कि नहीं, और वह पहली है जिसने ऐसा कहा। मेज को यकीन नहीं होता कि तेजू अभी भी समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। वह साफ साफ बताती है कि वह कोट उसे दे रही है, और यह सुनकर वह हैरान रह जाता है। वह पूछता है कि उसका मतलब क्या है, और मेज बताती है कि वह उसकी जान बचाने के बदले उसे सिल्वर फॉक्स लेदर कोट देना चाहती है। तेजू कहता है कि वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता और मानता है कि उसने उसे अच्छे इरादे से नहीं बचाया था। मेज कहती है कि इरादों का कोई मतलब नहीं, सबसे जरूरी बात यह है कि वह बच गई और उसे उसकी वजह से जिंदगी मिली। वह ताइयू से कहती है कि अगर यह बात उसे परेशान कर रही है तो वह भविष्य में और लोगों को बचाए, ताकि उसके लवर जैसे लोग जिंदा रह सकें। यह सुनकर ताइजू चौंक जाता है, क्योंकि जन्म के बाद पहली बार किसी ने उसे इतना सम्मान और ग्रेटिट्यूड दिया है। अब तक उसे सिर्फ नफरत और आलोचना मिली थी, इसलिए वह उसी का आदी हो चुका था। भले ही उसने मेज की मदद अच्छे इरादे से नहीं की थी, फिर भी उसे यह एहसास अच्छा लगता है कि कोई उसे धन्यवाद दे रहा है। तायू आखिरकार कहता है कि अगर वह इंसिस्ट कर रही है तो वह कोट ले लेगा, और मेज राहत की सांस लेती है और कहती है कि अब उसके मेजरमेंट्स लेने का समय है। इसी बीच सेलेस्टियल रेल्म में सोर्ड्समैनशिप मास्टर डोंग बिनसियोन बोरियत से परेशान हो रहा है। वह शिकायत करता है कि सभी लोग हर दिन एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसे बाल रखते हैं और सफेद दाढ़ी रखते हैं। बाकी लोग यह सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि डोंगबिन खुद भी उसी चीज का हिस्सा है जिसकी वह शिकायत कर रहा है। हालांकि डोंगबिन देख सकता है कि टंग अलग है, क्योंकि वही अकेला है जो सबसे अलग दिखाई देता है। टैंग ने अपने बालों को एक नया हेयर कट दिया है जो किसी दूसरे वर्ल्ड की स्टाइल लगता है। उसने अपनी बियर्ड भी ट्रिम की है और ऐसे कपड़े बनाए हैं जो डोंगबिन ने पहले कभी नहीं देखे। टैंग कोट्स पहनकर घूम रहा है, जिससे बाकी लोग सोचने लगते हैं कि उसे यह इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। डोंगबिन बेहद बोर्ड है, इसलिए वह सोचता है कि टैंग से कपड़े बनाना सीख ले। उसे लगता है कि अगर वह अपने कपड़े बदल ले तो चीजें कम बोरिंग हो सकती हैं और एक की जगह दो क्रेजी लोग ज्यादा मजेदार होंगे। जब वह फैसला कर लेता है तो वह टैंग से मिलने का सोचता है। उसे पूरा यकीन है कि अगर वह टैंग को सेलेस्टियल रेल्म का हेवनली पीच देगा तो टैंग उससे खुश हो जाएगा। इसी बीच बेक के ऑर्फनेज में सीक्रेट वॉल्ट को तायू की मैन्युफैक्चरिंग चेंबर्स में बदल दिया गया है। तायू अभी एंटीडोट का एक और बैच पूरा करता है, तभी बेक का कॉल आता है और तेजू उसे बताता है कि वह करंट बैच खत्म कर चुका है। बेक यह सुनकर राहत महसूस करता है और बताता है कि उनका स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। वह तेजू से पूछता है कि वह अगला बैच कब भेज सकता है, और तेजू हैरान हो जाता है क्योंकि उसने एक दिन पहले ही बैच भेजा था। बेक बताता है कि मेडिसिन की इफेक्टिवनेस की खबर फैल चुकी है और लोग इसे खरीदने के लिए उमड़ रहे हैं। वह यह भी बताता है कि जब वह तायू से बात कर रहा है तब भी पूरा स्टोर हंगामे में है, क्योंकि अवेकनर्स एंटीडोट लेने
करने के लिए दौड़ रहे हैं। कुछ लोग तो इसे स्टॉक करके जमा भी कर रहे हैं, जिससे सप्लाई जल्दी खत्म हो रही है। तायू बेक से कहता है कि वह अनाउंस करे कि सप्लाई लगातार रहेगी, इसलिए होर्डिंग की जरूरत नहीं है और हर व्यक्ति के लिए 2 बॉटल्स की लिमिट तय करे। बेक मान जाता है, लेकिन उसे एक और चिंता है। वह कहता है कि इस ड्रग की पॉपुलैरिटी के कारण कॉपी कैट ड्रग्स जल्दी आ सकते हैं। ताइजू उसे भरोसा दिलाता है कि अभी ऐसा होना मुश्किल है और अगर फ्यूचर में कॉपी कैट्स आते हैं तो वे कोई दूसरा मेडिसिन बना सकते हैं। अंदर ही अंदर तेजू जानता है कि कोई भी इस एंटीडोट को कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि यह पॉइजन स्पिरिट से बनाया गया है। बेक कहता है कि वह सेल्स वॉल्यूम को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और तेजू से सप्लाई जारी रखने को कहता है। कॉल खत्म करने से पहले तायू उससे पूछता है कि पैकेजिंग मशीन कब भेजेगा, क्योंकि पैकेजिंग में मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा समय लगता है। वह बताता है कि उसने उसी दिन 20,000 बॉटल्स पैक कर ली हैं। तायू पिछले 1 हफ्ते से प्रोडक्शन में लगा हुआ है, इसलिए वह अपने घर भी नहीं जा पाया। बेक उसे भरोसा दिलाता है कि वह जल्दी ही मशीन भेज देगा। बाद में ऑर्फनेज के 2 बच्चे वॉल्ट की ओर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां अब एक गोस्ट रहता है। लड़का लड़की से कहता है कि वह उस आदमी को भगा देगा जिसने उनका सीक्रेट बेस छीन लिया। तभी वॉल्ट का दरवाजा खुलता है और उससे एक बदबूदार गंध बाहर आती है। तायू ड्रग पैकेजेस के साथ बाहर आता है और बच्चों को देखकर मुस्कुराते हुए उन्हें ग्रीट करता है, लेकिन बच्चे डर जाते हैं और चिल्लाते हुए भाग जाते हैं कि उन्होंने एक स्मेली गोस्ट देखा है। तेजू कंफ्यूज हो जाता है कि वे उसे स्मेली गोस्ट क्यों कह रहे हैं, जबकि वह एक नॉर्मल आदमी है। भले ही उसने 1 हफ्ते से नहाया नहीं है, उसे नहीं लगता कि वह इतना बदबूदार है। फिर उसे याद आता है कि उसे अपने पोर्टर बॉस मिस्टर ओ से मिलना है। वह पहले नहाने का सोचता है, लेकिन उसे डर है कि वह लेट हो जाएगा। वह सोच ही रहा होता है कि तभी एक महिला आती है जो बेक की बेटी होती है। पहले वाले दोनों बच्चे उसके पीछे छिपे होते हैं और तायू से डर रहे होते हैं। महिला बताती है कि उसने अपने पिता से सुना है कि वही एंटीडोट पर काम कर रहा है और तायू इसकी पुष्टि करते हुए अपना परिचय देता है। वह उससे पूछता है कि वह कौन है और वह बताती है कि उसका नाम बेक सोयोन है और वह ऑर्फनेज में काम करती है। वह कहती है कि बच्चों ने बेसमेंट में गोस्ट की बात की थी, इसीलिए वह देखने आई। साथ ही उसके पास तायू के लिए एक पैकेज भी है। तायू पैकेज लेता है और समझ जाता है कि यह ब्लैक स्मिथ का सैंपल है। वह सोयोन को धन्यवाद देता है और कहता है कि पैकेज बिल्कुल सही समय पर आया है। सून अपनी नाक ढकते हुए तायू से कहती है कि वह उसके पिता के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखे और जाने से पहले फर्स्ट फ्लोर के शावर रूम में नहा ले। सून फिर बच्चों से कहती है कि अब चलने का समय है, लेकिन बच्चे तेजू को याद दिलाते हैं कि वह जरूर नहाए। उनके जाने के बाद तेजू पहले सैंपल देखने का फैसला करता है, क्योंकि वह विलो लीफ फ्लाइंग डैगर्स का इंतजार कर रहा था। वह बॉक्स खोलता है और डैगर्स पर रखा एक नोट पाता है। नोट ब्लैकस्मिथ का होता है, जो तेजू से कहता है कि इस्तेमाल के बाद फीडबैक जरूर दे। वह आदमी बहुत ही रोमांटिक अंदाज में लिखता है, जिससे उसका क्रीपी साइड फिर सामने आ जाता है और तेजू गुस्से में नोट को फाड़ देता है। नोट फाड़ने के बाद वह डैगर को चेक करता है और खुश होता है, क्योंकि वह शार्प और सॉलिड है। तेजू उसे फेंककर उसका फील लेता है और कंफर्म करता है कि वेट और ग्रिप परफेक्ट हैं। डैगर्स इतने अच्छे बने हैं कि तेजू कोट देखने के लिए और भी उत्साहित हो जाता है। मेज ने कहा था कि वह उसे कोट फ्री में देगी और तैयार होने पर भेज देगी, लेकिन तायू सोचता है कि अब उसके पास पैसे हैं तो वह खुद पेमेंट करेगा। ये समझते ही कि वह लेट हो रहा है, तायू जल्दी करने का फैसला करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे पहले नहाना है। कुछ समय बाद तायू माउंट जेरी पहुंचता है, जहां वह ओ और बाकी पार्टी मेंबर्स से मिलता है जो पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तेजू देर से आने के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि क्या वे काफी देर से उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन ओ उसे बताता है कि वह सही समय पर आया है, क्योंकि वे भी अभी अभी पहुंचे हैं। ओ उसे अचानक बुलाने के लिए धन्यवाद देता है और तेजू कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओ ने भी उसकी काफी मदद की है। तभी एक पार्टी मेंबर जेन वनजुन तेजू से बदतमीजी से बात करता है और उसे लोली पोर्टर कहकर देर से आने के लिए माफी मांगने को कहता है। तेजू जुन से कहता है कि वह हद पार कर रहा है, क्योंकि वह देर से नहीं आया और उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वुन गुस्से में आ जाता है कि एक साधारण पोर्टर उससे बहस कर रहा है और उसे धमकी देता है कि वह उसे काट देगा। तेजू भी गुस्से में है और उसे मारने तक के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि बाकी पोर्टर्स भाग गए होंगे, इसलिए वह सब्स्टिट्यूट बनकर आया है। वो धीरे से तायू से कहता है कि वह बजून को इग्नोर करे, क्योंकि वह डील खराब नहीं करना चाहता। ताइजू चुप हो जाता है, लेकिन वुन सोचता है कि वह तलवार से डर गया है। तेजू गुस्से में होते हुए भी माफी मांग लेता है। टीम लीडर वुन से कहता है कि इसे छोड़ दे, क्योंकि तेजू टाइम वेस्ट है। वुन जाते हुए तेजू से कहता है कि वह लकी है, क्योंकि वह उसे काटने ही वाला था। वो तायू से पूछता है कि क्या वह ठीक है और माफी मांगता है, लेकिन तेजू कहता है कि वह ठीक है। अचानक तायू नोटिस करता है कि टीम में सिर्फ 7 लोग हैं, जबकि रेड के लिए कम से कम 15 लोग चाहिए। वह बोलने को मजबूर हो जाता है और कहता है कि पर्सनल कम है, भले ही मस्कीटो एंटीडोट के कारण संख्या घटाई गई हो। तेजू के सवाल से वुन फिर गुस्से में आ जाता है और तायू से पूछता है कि क्या उसे मरना है। तायू कहता है कि उसने सिर्फ पोर्टर्स की सेफ्टी के लिए पूछा है और अगर रेड सेफ नहीं है तो वह नहीं जाएगा। वुन गुस्से से फट पड़ता है और पूछता है कि जो मरने वाला है वह उससे बहस क्यों कर रहा है। उसके शब्द तायू के दिमाग में अलार्म बजा देते हैं, तो जून उसे वहीं मारने की धमकी देता है, लेकिन टीम लीडर क्वान डोंग उसे रोकता है
और कहता है कि अगर वह उसे मार देगा तो उनका सामान कौन उठाएगा। फिर वह तायू को चेतावनी देता है कि अगर उसने फिर से कुछ कहा तो वह उसे टुकड़ों में काटकर मैजिकल बीस्ट्स को खिला देगा। क्वान और वुन हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस समय तेजू उन्हें पहले ही खत्म मान चुका है क्योंकि उन्होंने हद पार कर दी है। वह सोचता है कि अब उसके पास उन्हें वहीं मार देने की ताकत है। कुछ ही पलों बाद क्वान सभी को एंटीडोट लेने के लिए कहता है क्योंकि अब उनके निकलने का समय हो गया है। वो फिर पूरी बात के लिए तेजू से माफी मांगता है, लेकिन तेजू उसे बता देता है कि कोई बात नहीं। हालांकि वह जानना चाहता है कि क्या वे सच में इतने कम लोगों के साथ जाने वाले हैं। वो बताता है कि उसे मिली जानकारी के अनुसार वे वीजल हंटिंग ग्राउंड की ओर जा रहे हैं। जाहिर है मस्कीटोज की वजह से रेड्स में हमेशा ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन एंटीडोट की वजह से वे बग प्रूफ सूट्स उतार सकते हैं और रेड के लिए जरूरी सदस्यों की संख्या भी कम कर सकते हैं। वो कहता है कि वह थोड़ा चिंतित है, लेकिन टीम में 2 बिगिनर्स होने की वजह से उसे नहीं लगता कि उन्हें किसी चीज की चिंता करनी चाहिए। वह फिर तेजू को एंटीडोट की एक बोतल देता है, बताते हुए कि वह उसके लिए एक लाया था। तेजू बोतल लेते हुए ओ को धन्यवाद देता है और उसे एहसास होता है कि उसकी पावर एक नया बदलाव ला सकी है। उसे याद आता है कि मेज ने उससे लोगों को बचाने के बारे में क्या कहा था और तेजू समझता है कि उसने सिर्फ एंटीडोट बनाकर ही बहुत लोगों को मस्कीटोज से मरने से बचा लिया है। तेजू खुश होता है कि वह उसकी इच्छा पूरी कर पा रहा है और उसे यह भी एहसास होता है कि उसकी नई पावर ने उसे भी बदल दिया है। पता चलता है कि वोंग जून और उसके बेकार पार्टी मेंबर्स की वजह से वह पहले ही 2 बार अपने मर्डरस इंटेंट पर नियंत्रण खो चुका है। वह समझता है कि इसकी वजह टैंग की पर्सनैलिटी है। वह ऐसा इंसान है जो जिनसे नफरत करता है उन्हें छोड़ने के बजाय मारना प्राथमिकता देता है। टैंग के पास जिसे वेनमस हार्ट कहा जाता है वह मौजूद है और उसके साथ सोल शेयरिंग होने के बाद ऐसा लगता है कि वेनमस हार्ट अब तेजू की पर्सनैलिटी में भी रिसने लगा है। तेजू इसे बुरा बदलाव नहीं मानता क्योंकि वह इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए पहले बहुत कमजोर था। तभी तेजू ओ से कहता है कि रेड के दौरान उसके साथ ही रहे और ओ हैरान हो जाता है कि एक पावरलेस पोर्टर उसे अपने पीछे रहने को कह रहा है जबकि टीम में अवेकनर्स मौजूद हैं। ओ सोचता है कि तायू मजाक कर रहा है, लेकिन तेजू उसे बता देता है कि वह बिल्कुल सीरियस है क्योंकि उसे जंगल के अंदर से काफी समय से एक अजीब सा ग्रिम फीलिंग मिल रहा है और जो फेरोशियस किलिंग इंटेंट उसे महसूस हो रहा है वह सीधे उन्हीं पर डायरेक्टेड है। उन दिनों की याद में टैंग उन कॉन्स्पिरेटर्स के पीछे गया था जो डिमोनिक कल्ट के साथ काम कर रहे थे। टैंग एक बार उनमें से एक कोलैबोरेटर के पीछे गया। वह आदमी अपनी जान की भीख मांगने लगा, यह दावा करते हुए कि उन्हें फंसाया गया है, लेकिन टैंग ऐसा नहीं है जो यह सब सुने। वह कहता है कि उसे पता है कि इस ग्रुप ने डिमोनिक ब्लड पिल बनाने के लिए काउंटलेस सिविलियंस को मारा है, यहाँ तक कि लाइटनिंग डीमन जग चौन ने अपने ही बेटे का इस्तेमाल किया था और टैंग इस सब पर बेहद गुस्से में है। वह बेरहमी से जूजी को घुटनों पर ला देता है और फिर एक शक्तिशाली अटैक से उसे खत्म कर देता है। उसे चीरते हुए यह वादा करता है कि वह उसके बाकी साथियों को भी उसके पास भेजेगा। माउंट जूरी पर वापस पार्टी ने कई वीजल मॉन्स्टर्स को मार गिराया है। वुन शेख ही बघाड़ता है कि वीजल्स को मारना कितना आसान है क्योंकि वे अब बग रिपेलेंट सूट्स के वजन से बंधे नहीं हैं। उन्होंने काफी एनर्जी क्रिस्टल्स इकट्ठा कर लिए हैं जिससे वुन खुश है। वह इस मौके का इस्तेमाल तायू को नीचा दिखाने के लिए करता है, ये कहते हुए कि उन्हें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं क्योंकि वे खुद ही काफी हैं। वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह सिर्फ इसलिए पोर्टर बना हुआ है क्योंकि वह डरपोक है। वो तेजू के अंदर उभरते गुस्से को महसूस कर सकता है और वह जल्दी से तेजू के सीने पर थपथपाते हुए बोलता है। वह चाहता है कि तेजू शांति के लिए मान ले कि वह गलत है, लेकिन तेजू यकीन नहीं कर पाता कि वुन उस एंटीडोट की वजह से इतना घमंडी बन रहा है जो उसने खुद बनाया था। वह पहले ही उन्हें मारने के बारे में सोचने लगता है क्योंकि वे चलते फिरते मरे हुए लोग हैं। हालांकि वह खुद को रोक लेता है क्योंकि वह अभी उनके जैसे कचरे को अपने विलो लीफ फ्लाइंग डैगर्स के टारगेट सैंपल्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। मूल रूप से पार्टी एंटीडोट की वजह से कई वीजल्स का शिकार कर पाई है, लेकिन वह सोचता है कि वे उस असली खतरे से कैसे निपटेंगे जो परछाइयों में छिपा हुआ है। तेजू फिर ओ से कहता है कि अब कत्लेआम शुरू होने वाला है और उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसने उसे अपने पास रहने के लिए कहा था। वो उलझन में पड़ जाता है और तेजू से पूछता है कि आखिर क्या शुरू होने वाला है। तेजू जवाब देता है कि कुछ खास नहीं, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे पहाड़ पर संभालना मुश्किल माना जाता है, जो कि एक मैजिकल बीस्ट अटैक है। अचानक दूरी में एक लाल फर वाला वुल्फ दिखाई देता है और वह बेहद डरावना लगता है। इसे देखते ही ओ के चेहरे पर पसीना बहने लगता है, लेकिन तय्यू उसे भरोसा दिलाता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओ तय्यू की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं करता और वह सुझाव देता है कि उन्हें भाग जाना चाहिए क्योंकि यह ऐसा मॉन्स्टर है जिसका सामना करने के लिए कम से कम रेगुलर रैंक चाहिए होता है। एक ही काफी खतरनाक होता है, लेकिन स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो जाती है क्योंकि वे हमेशा जोड़ी में चलते हैं, एक मेल और एक फीमेल। वीजुन बहादुर बनने की कोशिश करता है और वुल्व्स में से एक पर अपनी तलवार घुमाता है, लेकिन वह उसके अटैक से बच जाता है और डर के मारे वह क्वान को पुकारता है। उससे पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। अचानक क्वान मुड़कर भाग जाता है और अपने टीम मेंबर्स को छोड़कर दूर निकल जाता है। पार्टी का एक सदस्य वुन के पास आता है,
उसके कान में रोते हुए कहता है कि वे बुरी तरह फंस गए हैं, लेकिन डब्ल्यू जून उस पर चिल्लाता है, उसे बताता है कि वे हमेशा की तरह इस स्थिति को संभालेंगे। वह कहता है कि वे पोर्टर्स को वुल्व्स के सामने बेट की तरह फेंक देंगे, जैसा वे हमेशा करते आए हैं। ओ फिर तेजू की ओर मुड़ता है और उससे कहता है कि वह उसे कुछ करके दिखाए, क्योंकि वह सिर्फ उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकता। तेजू जवाब देता है कि वह उसे दिखाने वाला है और वह अपनी एक डैगर निकालता है। फ्लाइंग डैगर आर्ट का उपयोग करते हुए वह उसे डब्ल्यू जून के दाहिने कान की ओर फेंकता है, उसे साफ काट देता है और डैगर तेज गति के कारण एक चट्टान में जा धंसती है। यह देखकर ओ हैरान रह जाता है और तायू डब्ल्यू जून और उसके मेंबर्स के प्रति अपनी नफरत जाहिर करता है, ये कहते हुए कि वे कचरा हैं। तेजू द्वारा फेंकी गई डैगर ने वो उनका दाहिना कान काट दिया था चट्टान से टकराने से पहले, और क्वान को भी लगभग लग ही गई थी, जो भागने की कोशिश कर रहा था। अचानक वुन को एहसास होता है कि उसके सामने खड़ा वुल्फ पहले ही मर चुका है और वह सोचने लगता है कि यह कब हुआ। असल में डैगर ने उसका कान काटते हुए वुल्फ को भी मार दिया और क्वान को भागने से भी रोक दिया। ओ तेजू की ओर मुड़कर उससे पूछता है कि उसने एक ही बार में वुल्फ को कैसे मार गिराया। दूसरा वुल्फ अपने साथी की मौत से टूट जाता है, लेकिन कुछ करने से पहले ही टयू अपनी ऑरा छोड़ देता है और वुल्फ से कहता है कि अच्छा बच्चा बने, क्योंकि अगर उसने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो वह उसकी जान ले लेगा। तायू फिर अवेकनर से पूछता है कि क्या वे हर बार ऐसा ही करते हैं जब चीजें उनके प्लान के अनुसार नहीं होती। डब्ल्यू जून घमंड से उससे पूछता है कि उसे इससे क्या मतलब, और कहता है कि कमजोर लोगों का अवेकेंड के लिए मरना स्वाभाविक है। ताइजू उसके जवाब से खुश होता है और कहता है कि अब वह भी वही महसूस करने वाला है। ताइजू फिर उनके पास की चट्टान पर छलांग लगाता है ताकि वह सही से देख सके। वह वुल्फ को उनके ऊपर छोड़ देता है और अवेकनर्स से कहता है कि वे उससे लड़ें। तायू शांति से बैठ जाता है जैसे वह कोई फिल्म देखने वाला हो और कहता है कि उसने पहले ही एक वुल्फ को खत्म कर दिया है तो दूसरा ज्यादा समस्या नहीं होना चाहिए। क्वान, जिसने अपना कान भी खो दिया है, सोचता है कि तायू मजाक कर रहा है और उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वह अवेकनर्स से पंगा लेकर बच जाएगा। लेकिन टीम की एक महिला तायू से विनती करती है कि वह उनके लिए वुल्फ को मार दे, ये वादा करते हुए कि वे उसे अच्छा खासा इनाम देंगे। डब्ल्यू जून उस महिला से कहता है कि वह चुप रहे और उसे गाली देता है। तभी एक डैगर उसके बाएं कान के पास से गुजरती है और उसे काट देती है, जिससे वह पूरी तरह बहरा हो जाता है। तेजू उसे बताता है कि उसे अपने कानों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह इंसानी भाषा समझ ही नहीं सकता। एक डरावनी ऑरा के साथ तायू फिर से अपनी बात दोहराता है, अवेकनर्स को याद दिलाते हुए कि वह पोर्टर है और वे कम्बैटेंट्स हैं। जब वे पहले वीजल से लड़ते समय इतने उत्साहित थे तो तेजू कहता है कि वह उनसे वही जोश अब भी देखना चाहता है। डब्ल्यू जून उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वे उसकी बात मानेंगे, और जब वे उसकी बात मानने से इनकार करते हैं तो वह उन्हें बता देता है कि वुल्फ उनके लिए तैयार है। जैसे ही वुल्फ उन पर हमला करने वाला होता है, डब्ल्यू जून लड़ने के लिए तैयार होता है। विजुन लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसका सिर उसके शरीर से अलग होकर उड़ जाता है। क्वेन भी खुद को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन वुल्फ उस पर टूट पड़ता है और उसे भी खत्म कर देता है। बाकी दो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वुल्फ उन्हें भी खत्म कर देता है। उनसे निपटने के बाद वो देखता है कि बीस्ट उसकी तरफ बढ़ रहा है और वह डर के मारे तायू को पुकारता है। तायू समझ जाता है कि बीस्ट ने बाकी अवेकनर्स को मारकर आत्मविश्वास पा लिया है। तायू असल में वुल्फ को छोड़ने वाला था, क्योंकि वह उसे पहले ही उनके बीच के स्तर का फर्क दिखा चुका था। लेकिन अब तायू निष्कर्ष निकालता है कि वुल्फ के मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वह वुल्फ की ओर छलांग लगाता है और अपने पॉइजन पाल्म से उसे जमीन पर दे मारता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है जो पूरे इलाके को हिला देता है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि तायू के पास कोई मार्किंग भी नहीं है और वह इतना ताकतवर है, जिससे वह सोचने लगता है कि तेजू आखिर एक पोर्टर के रूप में काम क्यों कर रहा है। ओ को धीरे धीरे एहसास होता है कि पिछली बार ऑर्क्स को हराने वाला शायद तेजू ही था। उसे समझ आता है कि तायू ने यह दावा किया होगा कि मेज ने यह किया ताकि वह अपनी पावर्स छिपा सके। तायजू फिर ओ की ओर चलते हुए कहता है कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना कितना रिफ्रेशिंग है, क्योंकि वह काफी समय से एंटीडोट्स बनाने में लगा हुआ था। ओ डर से जम जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वह तायू के हाथों मरने वाला है। जैसे ही तायू उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है, ओ घुटनों के बल गिर जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तेजू घबराहट में हंसता है और ओ से कहता है कि उसे मारने का उसका कोई इरादा नहीं है। हैरान हो जाता है कि तायू उसे मारना नहीं चाहता और तेजू उसे उठने के लिए कहता है। उससे पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, और ओ उसे भरोसा दिलाता है कि वह ठीक है। तायजू उससे कहता है कि उसे उससे एक फेवर चाहिए और ओ कहता है कि वह जो कहेगा वह करेगा। चू बताना शुरू करता है कि ओ ने अभी क्या देखा, लेकिन ओ बीच में ही बोल पड़ता है कि उसने कुछ नहीं देखा क्योंकि वह लीगली ब्लाइंड है। तायजू खुश होता है कि ओ सहयोग कर
रहा है और वह सुझाव देता है कि वे पहाड़ से नीचे लौट जाएं। जाते समय तेजू सोचता है कि इन बॉडीज को मैजिकल बीस्ट्स खा जाएंगे जैसे माउंट सियरक में होता है। हालांकि उसने उन्हें सीधे नहीं मारा बल्कि उनकी मौत की ओर धकेला। फिर भी तेजू को जरा भी गिल्ट महसूस नहीं होता। असल में उसकी दोनों पर्सनैलिटीज को इन कचरे जैसे लोगों की मौत पर कोई पछतावा नहीं है। तैयू तैयार है किसी भी ऐसे इंसान को मारने के लिए जो खुद बचने के लिए कमजोरों को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है, क्योंकि वे स्कमबैग्स हैं, बिल्कुल जूड क्लैन की तरह। बाद में गुरी कैसल के अंदर, जहां वाईजे फार्मेसी का हेडक्वार्टर्स है, कुछ महत्वपूर्ण लोग मीटिंग रूम में बैठक कर रहे हैं। वे गुस्से में हैं क्योंकि बेक द्वारा एंटीडोट बेचना शुरू करने के बाद कोई भी उनके ड्रग स्टोर पर नहीं आ रहा। सेप्योंग ड्रग स्टोर के प्रेसिडेंट नंबोक कहते हैं कि शहर में ज्यादातर स्टोर्स उनके नियंत्रण में हैं, लेकिन वे बेक के ड्रग स्टोर पर हाथ नहीं डाल पा रहे क्योंकि ऑटोनॉमी कमेटी उन्हें रोकती है, क्योंकि वह अनाथों को खिलाता है। नूरी ड्रग स्टोर के प्रेसिडेंट ली गिलहो मानते हैं कि यह सब एक दिखावा है और नंबोक उससे कहता है कि वह सिर्फ गुस्सा करने के बजाय कोई समाधान दे। वाईजे फार्मेसी के जो सीओ दोनों को शांत रहने और हर मीटिंग में लड़ना बंद करने के लिए कहते हैं। एसईओ सुझाव देता है कि वे सीधी बात करें और अपनी प्रोग्रेस साझा करें, क्योंकि वे सभी एक ही स्थिति में हैं। वे सभी चिंतित हैं कि वे एंटीडोट बनाने में असफल रहे हैं और नंबो कहता है कि वे जल्द ही एंटीडोट बना लेंगे, क्योंकि यह सिर्फ समय की बात है। गिलहो उस पर चिल्लाता है, कहता है कि सभी जानते हैं कि भविष्य में यह हो जाएगा, लेकिन उन्हें वर्तमान की चिंता है क्योंकि वे दिवालिया होने वाले हैं। स्यूक कहता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय अपने पुराने तरीकों से काम करने के, बिना ऑटोनॉमी कमेटी की चिंता की। गिलहो यह सुनकर खुश होता है क्योंकि यही वह सुनना चाहता था। गिलियो उससे पूछता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है और सियोक प्रोजेक्टर चालू करता है। उनसे कहता है कि वे देखें कि वह क्या दिखाने वाला है। सियोक उन्हें बताता है कि एंटीडोट बनाने वाला व्यक्ति तायू है, जो किम का बड़ा बेटा है। चूंकि किम एक ब्रिगेडियर जनरल है, नंबोक चिंतित हो जाता है कि वे शायद अपने से बहुत बड़े टारगेट के पीछे पड़ रहे हैं। हालांकि सियोक उन्हें बताता है कि ऊपर से जो दिख रहा है वह सब एक दिखावा है, क्योंकि असली जानकारी अभी भी गहराई में छिपी हुई है। वह बताता है कि पीयू में उनके इन्फॉर्मेंट्स के अनुसार तायू एक मोनोरा रिजेक्ट है और उसने मिलिट्री में सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि उसे घर से निकाल दिया गया था। उसकी बायोलॉजिकल मदर मर चुकी है और उसके पिता ने एक नई पत्नी से शादी कर ली है जो जापानीज डिसेंट की महिला है। चूंकि तायू ने पहले ही घर से सभी संपर्क तोड़ दिए हैं, नंबोक पहले तायू से मिलने की योजना बना रहा है क्योंकि उसे भरोसा है कि बेक ने उससे चाहे जितना भी वादा किया हो वे उसे ज्यादा पैसे देकर मना लेंगे, और अगर वह मना करता है तो वे अपने पुराने तरीकों से आगे बढ़ेंगे। उसी समय माउंट जेरी के इंपीरियल आर्मी बेस पर बेस का कमांडर उससे मांगी गई जानकारी मिलती है। यह रिपोर्ट ऑटोनॉमी कमेटी की तरफ से है और पूरी तरह तायू के बारे में है। कमांडर यह सुनकर हैरान हो जाता है कि तायू किम का बेटा है। पहले उन्होंने एक सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट मांगा था जिसे स्टॉक की कमी के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था। एम्परर के वर्डिक्ट की वजह से वे गुरी में भी दखल नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने हार मान ली थी। लेकिन अब यह एक नया मौका देता है और चूंकि तायू किम का बेटा है, कमांडर को लगता है कि अब चीजें आसानी से हो सकती हैं। असल में वह माउंट जेरी पर एक बड़े स्केल की सब्जुगेशन शुरू करना चाहता है। अगर वे एंटीडोट हासिल कर लें ताकि पहाड़ की मैजिकल बीस्ट वेव को रोका जा सके। चूंकि वे अभी भी पिता और पुत्र हैं और उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह त्यागा नहीं है, कमांडर को यकीन है कि सप्लाई हासिल करना लगभग तय है। पता चलता है कि यह कमांडर जिन हंग है और वह एक मास्टर रैंक अवेकनर भी है जो मिलिट्री में लेफ्टिनेंट जनरल है। वह तुरंत अपने असिस्टेंट से कहता है कि प्यू से संपर्क करे क्योंकि वह ब्रिगेडियर जनरल किम से बात करना चाहता है। कुछ ही देर बाद किम को लेफ्टिनेंट जनरल का कॉल आता है जो उसके बेटे के एंटीडोट प्रोडक्शन के बारे में है, और उस समय उसकी पत्नी भी कमरे में मौजूद होती है। होंडा तुरंत बोलना शुरू कर देती है कि तायू अब एक अच्छा लड़का बन गया है और वह सुझाव देती है कि वे तुरंत गुरी जाने के लिए टिकट्स ले लें। वह कहती है कि तायू के पास सोशल एक्सपीरियंस कम है और उसके पास काफी पैसा है, इसलिए वह स्कैम का शिकार हो सकता है। लेकिन किम उससे कहता है कि तायू को अकेला छोड़ दे। होंडा यह सुनकर हैरान हो जाती है और किम दोबारा कहता है कि तायू को उनके फैमिली रजिस्टर से हटा दिया गया है, इसलिए वह अब उनके घर का हिस्सा नहीं है। होंडा इससे असहमत होती है और कहती है कि फैमिली रजिस्टर है क्योंकि स्वर्ग द्वारा दिए गए रिश्ते को आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, जिसका मतलब है कि उन्हें अभी भी उसकी मदद करनी चाहिए। किम बार बार यही बात कहकर थक चुका है और वह होंडा से कहता है कि अगर उसके ठंडे दिल में थोड़ी भी इंसानियत बची है तो तायू को उसके हाल पर छोड़ दे। होंडा यह सुनकर चौंक जाती है और सोचने लगती है कि क्या किम को असैसिनेशन अटेम्प्ट के बारे में पहले से पता है, लेकिन उसे लगता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई सबूत उसके खिलाफ नहीं जा सकता क्योंकि इंडोंग पहले ही मर चुका है। होंडा किम पर चिल्लाते हुए कहती है कि वह तायू से कहे कि कम से कम मिलिट्री को एंटीडोट सप्लाई करे क्योंकि इससे उसे प्रमोशन मिल सकता है, क्योंकि मिलिट्री को लगता है कि वह तायू को मना सकता है। होंडा चिल्लाकर उससे पूछती है कि उसे क्या लगता है क्यूशु कब तक पू को सपोर्ट करता रहेगा क्योंकि क्यूशु खुद भी मुश्किल में है। वह कहती है कि ताइपेयोंग और टियोन की ट्यूशन भरना भी अब मुश्किल हो गया है। वह उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, यह कहते हुए कि वे दोनों भी उसके बच्चे हैं, लेकिन किम बस उसे कहता है कि वह खुद तायू के पास जाए। पाटिएट गुस्से में होंडा कमरे से बाहर निकल जाती है। किम से कहती है कि वह जो चाहे करे और वह भी अपने तरीके से काम करेगी। उसके जाने के बाद किम राहत की सांस लेता है क्योंकि उसे लगा था कि उसका बेटा सच में मर चुका है क्योंकि महीनों से उसका कोई संपर्क नहीं था, लेकिन अब लगता है
कि वह गुरी में ठीक से रह रहा है और किम आभारी है कि तेजू अपनी बची हुई जिंदगी को अर्थपूर्ण तरीके से जी रहा है। इस बीच गुरी मार्केट में तेजू फ्लेम बुटीक की ओर जाता है क्योंकि उसे खबर मिलती है कि उसका 4 बिलियन कोट तैयार है। वह उसे पहनता है और वह उसके लिए बिल्कुल सही फिट बैठता है। उसका एहसास भी काफी अच्छा है और वह मेज को इसके लिए धन्यवाद देता है, यह मानते हुए कि मैजिकल बीस्ट बाय प्रोडक्ट से बना कोट वाकई अलग होता है। वह जोड़ता है कि यह हल्का है लेकिन फिर भी इसमें हाई डिफेंस और टेम्परेचर कंट्रोल फंक्शंस मौजूद हैं। तीजू मेज को धन्यवाद देता है कि उसने इसे ग्रे रंग में डाई किया ताकि यह ज्यादा फ्लैशी न लगे। जैसे यह काफी नहीं था, तीजू उस स्पेस की मात्रा से भी हैरान हो जाता है जो मेज ने कोट के अंदर बना दी है। मेज मानती है कि उसने इसे ऑल्टर करते समय इसके बारे में सोचा था, लेकिन जब उसने देखा कि वह कितने वेपन्स लेकर चलता है तो उसे समझ आ गया कि वह स्टेल्थ लाइन का वेकेंड है। तायू घबराहट में हंसते हुए कहता है कि हाँ, क्योंकि उसके पास कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है। तायू फिर मेज से कहता है कि वह कोट मुफ्त में स्वीकार नहीं कर सकता और कीमत जानना चाहता है, लेकिन मेज मना कर देती है, यह कहते हुए कि यह उसकी जान की कीमत है, इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं है। तेजू कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि इससे उसे मुश्किल स्थिति में डाल दिया गया है क्योंकि वह उसे वह चीज दे रही है जो किसी और ने रिजर्व की थी। मेज उसे भरोसा दिलाती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने बाद में योनी को एक और आइटम भेज दिया है। चूंकि वह पेमेंट लेने से मना कर रही है, तायू दुकान के एक हिस्से की ओर मुड़ता है और मेज से कहता है कि उसे वहाँ की सारी चीजें दे दे। वह बताता है कि यह ऑर्फनेज के बच्चों के लिए गिफ्ट होगा और इससे मेज की सेल्स भी बढ़ेंगी, यानी यह एक विन विन सिचुएशन है। यह देखकर कि वह कितना इंसिस्ट कर रहा है, वह मान जाती है और तेजू से कहती है कि उसे थोड़ा समय दे ताकि वह सब कुछ पैक कर सके। जैसे ही वह अंदर जाती है, वह सोचती है कि तायू कितना अच्छा इंसान है। तभी सियोक दुकान में प्रवेश करता है और तायू से कहता है कि वह उसे ढूंढ रहा था। वह अपना परिचय देता है और अपना बिजनेस कार्ड तायू को देता है, लेकिन तायू उसे साफ नापसंदगी के साथ ठुकरा देता है। सूक सोचता है कि तायू इस अचानक मुलाकात से असहज है और तेजू खुश होता है कि वह यह समझ गया। वह उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए और उसने उसका लोकेशन कैसे ढूंढा। सियोक शहर में अपनी पहुंच का घमंड करते हुए कहता है कि एसोसिएशन फार्मेसी से कुछ भी छिपा नहीं है। वह तायू से कहता है कि वह घुमा फिराकर बात नहीं करेगा और सीधा कहता है कि वह मॉस्किटो पॉइजन एंटीडोट की सप्लाई अपने ग्रुप के लिए भी चाहता है। तायू मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या वह फेवर मांग रहा है या उसे धमका रहा है। शुल जवाब देता है कि फिलहाल यह फेवर है और तायू कहता है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। शुक आगे कहता है कि वह कैंसिलेशन फी खुद देगा और बेक द्वारा दी गई कीमत से 3 गुना ज्यादा देगा। तायू फिर भी मना कर देता है और कहता है कि वह बेईमान इंसान नहीं है। शुक हार मानने को तैयार नहीं होता और तेजू से कहता है कि वह फॉर्मूला 5 बिलियन में बेच दे, लेकिन तेजू उससे पूछता है कि अगर वह उसकी जगह होता तो क्या वह इतना कम दाम पर फॉर्मूला बेचता। शुक गुस्से में आ जाता है और तेजू से कहता है कि इस वजह से उसे गुरी में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन तेजू उसे बता देता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वह खुद अपना ख्याल रख सकता है। जब तक मेज वापस आती है, सियोक जा चुका होता है और वह हैरान होती है क्योंकि उसे लगा था कि वहाँ कोई और भी था। तायू उसे बताता है कि चिंता की बात नहीं है क्योंकि वह सिर्फ एक पेडलर था और उसे भगा दिया गया है। इस बीच सियोक अपने एसोसिएट को कॉल करता है और कहता है कि अब ऑपरेशन शुरू करने का समय आ गया है और उन्हें हमेशा की तरह काम करना चाहिए। बाद में शहर के बाहरी इलाके में जहां तेजू का मैंशन बन रहा है, तेजू गिफ्ट बैग्स लेकर पहुंचता है और बेक उससे पूछता है कि वह क्या लाया है। तेजू बताता है कि बेक हमेशा उसकी मदद करता है, इसलिए उसने बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरीदे हैं। बेक यह सुनकर भावुक हो जाता है और तेजू को कसकर गले लगा लेता है, उसे एक उज्जवल रोशनी कहता है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह इस एहसान को कभी नहीं भूलेगा और आगे और भी मदद करेगा। तायू खुश होता है कि उसे यह पसंद आया और वह बेक को बिल्डिंग खरीदने और कंस्ट्रक्शन में मदद करने के लिए धन्यवाद देता है। तायू फिर बेक से कहता है कि वह शायद उसकी पहले की पेशकश को स्वीकार कर ले। बेक हैरान हो जाता है कि तायू ने आखिरकार फैसला कर लिया और बताता है कि शी उसी दिन उससे मिलने आया था। वह कहता है कि उस मुलाकात ने उसे यकीन दिला दिया और बेक चिंतित हो जाता है जब वह सुनता है कि वह सियोक से मिला था। वह पूछता है कि कहीं उसने उसे नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन तायू उसे भरोसा दिलाता है कि वह ठीक है क्योंकि उस आदमी ने सिर्फ थोड़ा सा धमकाया था। हालांकि इससे उसे सिर्फ यह याद आता है कि बिना पावर वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। इसी वजह से वह तय करता है कि वह बेक के सुझाव के अनुसार एक फार्मास्यूटिकल कंपनी स्थापित करेगा और वह चाहता है कि बेक उसकी मदद करता रहे। बेक इसके लिए तैयार हो जाता है और तायू उससे कंस्ट्रक्शन जल्दी खत्म करने के लिए कहता है, यह बताते हुए कि वह कुछ समय के लिए दूर रहने वाला है। वह कहता है कि वह तब तक बाहर रहेगा जब तक कंपनी स्थापित नहीं हो जाती क्योंकि वह कुछ नए ड्रग्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। केओस फॉर्मलेस पॉइजन स्पिरिट आर्ट की बात करें तो यह टांग द्वारा बनाई गई
एक एक्सक्लूसिव मार्शल आर्ट है। यह क्लैन की बेसिक मेंटल कल्टिवेशन मेथड, 5 एलिमेंट्स, ची कल्टिवेशन और विभिन्न मार्शल आर्ट्स से मिली एनलाइटनमेंट को मिलाकर बनाई गई है और इसमें कुल 10 स्टार्स होते हैं। पहला से दूसरा स्टार पॉइजन एसेंस क्रिएशन है, तीसरा से चौथा स्टार एंटीडोट प्रोडक्शन है, पांचवां से छठा स्टार पॉइजन एनर्जी एमिशन है, सातवां से नौवां स्टार पॉइजन फिजिक, सोर्ड एनर्जी प्रोजेक्शन और हिडन वेपन रिकवरी है, जबकि 10वां स्टार पॉइजन स्पिरिट मैनिफेस्टेशन है। 10वें स्टार के बाद पॉइजन स्पिरिट को एनलाइटनमेंट के जरिए अवेकन करना होता है। कहा जाता है कि सिर्फ वही लोग सीक्रेट टेक्निक 10,000 टोरेंशियल पेटल रेन का उपयोग कर सकते हैं जिन्होंने पॉइजन स्पिरिट हासिल किया हो, जिसे टैंग ने हेवनली डीमन को खत्म करने में इस्तेमाल किया था। इस बीच तेजू माउंट जेरी में फंसा हुआ है और पॉइजनस मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा है। वह एक पॉइजन क्लॉ लिंक से टकराता है जो आकार में एक टाइगर जितना बड़ा है। मॉन्स्टर की टफनेस की वजह से वह लगभग अपनी इंटरनल एनर्जी और वेपन्स खत्म कर देता है। उसका करंट लेवल तीसरा स्टार है, इसलिए वह समझता है कि वह जुंगू के सेकंड रेट और फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट के बीच कहीं है। ताइयू अपने इस लेवल से खुश नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि यह अभी भी शर्मनाक है और इसी वजह से वह पहाड़ पर मैजिकल बीस्ट्स के पॉइजन को एब्जॉर्ब करता रहा है। वह उस बीस्ट के पॉइजन सैक को देखता है जिसे उसने अभी हराया है और समझता है कि यह काफी बड़ा है। टैंक की सारी मेमोरीज होने की वजह से पॉइजन कल्टिवेशन उसके लिए आसान है। उसे पूरा यकीन है कि जब तक वह नए पॉइजन्स कंज्यूम करता रहेगा वह तेजी से ग्रो कर सकता है। पहले उसका शरीर अडेप्ट होने में धीमा था जिससे वह तीसरे स्टार पर अटका रहा, लेकिन अब उसका शरीर स्टेबलाइज हो चुका है और अगले स्टेज तक पहुंचना कोई समस्या नहीं होगी। तेजू को यकीन है कि अगर वह स्पोर पॉइजन वाटर डियर के पॉइजन को एब्जॉर्ब कर ले तो यह काफी होगा। लिंक्स को खत्म करने के बाद तेजू को याद आता है कि उसे अपने महंगे डैगर्स वापस लेने हैं। कुछ देर बाद उसे स्पोर पॉइजन वाटर डियर मिल जाता है जो एक शांत नॉन हॉस्टाइल मैजिकल बीस्ट है जिसके पीठ पर ऊंट की तरह 2 हम्स होते हैं। बिना झिझक के वह डियर का सिर काट देता है और उसी समय डियर के डरावने होने का कारण सामने आ जाता है। मरते ही उसके हम्स फट जाते हैं और माइक्रोस्कोपिक तथा बेहद टॉक्सिक स्पोर्स हवा में फैल जाते हैं। स्पोर्स ताइयू को चारों ओर से घेर लेते हैं और कहा जाता है कि यह पॉइजन गैस मास्क फिल्टर्स को भी पिघला सकता है। हवा के संपर्क में आने पर स्पोर्स को खत्म होने में 1 घंटा लगता है। सिर्फ इसे छूने से ही ताइयू मान लेता है कि यह अब तक का सबसे खतरनाक पॉइजन है जिससे वह मिला है। ताइयू तुरंत काम में लग जाता है क्योंकि वह इस पॉइजन को बर्बाद नहीं होने देना चाहता। वह पॉइजन एनर्जी को कंडेंस करने पर ध्यान देता है ताकि उसे अपने शरीर में अब्सॉर्ब कर सके और पॉइजन स्पिरिट आर्ट का उपयोग करके उसे इंटरनल एनर्जी में बदल सके। उसे पता है कि ऐसा करने से वह सीधे चौथे स्टार तक पहुंच जाएगा। घंटों बाद भी वह पॉइजन अब्सॉर्ब करने के बाद अपना ची सर्कुलेट करता रहता है क्योंकि पॉइजन की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि उसे इंटरनल एनर्जी में बदलना मुश्किल हो रहा था। इससे उसे लगता है कि शायद वह लालची हो गया, लेकिन वह चिंतित नहीं है क्योंकि वह पॉइजन की प्रॉपर्टीज समझ चुका है जिससे उसका एंटीडोट बनाना आसान हो जाएगा। इसके अलावा उसे यकीन है कि अर्थ पर मार्शल वर्ल्ड की तुलना में ज्यादा विविध पॉइजन्स हैं। इस एडवांटेज का उपयोग करके वह बहुत तेजी से मजबूत बनने की योजना बनाता है क्योंकि वह फिर कभी पहले की तरह कमजोर नहीं रहना चाहता। कई घंटों की इंटेंस ची सर्कुलेशन के बाद वह आखिरकार चौथे स्टार तक पहुंच जाता है और वह अपने शरीर में उभरती हुई एनर्जी को महसूस कर सकता है। ताइजू उठता है और समझता है कि वह काफी समय से पहाड़ पर था। हालांकि यह बेकार नहीं गया क्योंकि वह जल्दी ही चौथे स्टार तक पहुंच गया और साथ ही स्पोर पॉइजन वाटर डियर एंटीडोट के इंग्रेडिएंट्स भी हासिल कर लिए। वह तय करता है कि अब वापस लौटने का समय है और उसे याद आता है कि वाईजे फार्मेसी की वजह से चीजें हाथ से निकल गई होंगी। कुछ ही देर बाद वह ड्रग स्टोर लौटता है और दुकान को लगभग खाली पाता है। वह सोचता है कि बिजनेस काफी अच्छा चल रहा होगा। बेक खुश होता है कि वह 2 हफ्तों बाद वापस आया क्योंकि वह चिंतित था कि कुछ हो गया होगा क्योंकि वह उसे फोन से संपर्क नहीं कर पा रहा था। ताइयू बताता है कि उसका फोन बंद था क्योंकि वह ट्रेनिंग कर रहा था और साथ ही एंटीडोट डेवलप कर रहा था। ताइयू देखता है कि बेक और उसका असिस्टेंट परेशान और चिंतित लग रहे हैं, जिससे वह पूछता है कि समस्या क्या है। बेक बताता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के रेपियस ने कहा है कि वे अब सप्लाई नहीं करेंगे और वे सब कुछ वापस भी ले गए। जैसे यह काफी नहीं था, ऑटोनॉमी कमेटी का ड्रग अप्रूवल डिपार्टमेंट उनसे एंटीडोट के साइड इफेक्ट्स की जांच के लिए इंग्रेडिएंट लिस्ट मांग रहा है। यह सुनकर ताइयू पूछता है कि बेक को क्या लगता है कि इसके पीछे कौन है और बेक कहता है कि उसे पूरी तरह यकीन नहीं है, लेकिन यह वही तरीका है जो सियोक इस्तेमाल करता है जब चीजें उसके अनुसार नहीं होती। वह यह भी बताता है कि वह ऑटोनॉमी कमेटी का सदस्य है कि अगर वे इंग्रेडिएंट्स सप्लाई नहीं करते तो क्या होगा, और बेक कहता है कि उन्हें सेल्स बैन का सामना करना पड़ सकता है। ताइयू सोचने लगता है कि क्या एम्पायर से भेजा गया कमेटी मेंबर भी सियोक के साथ मिलकर सब कुछ नजरअंदाज कर रहा है। वह समझता है कि सियोक ने जग क्लैन की तरह अपने गंदे तरीके शुरू कर दी, लेकिन उसे बस पहले वार करना होगा जैसा टियांग करता। ताइयू फिर बेक को बताता है कि वे क्या करने वाले हैं और कहता है कि उनकी समस्या का समाधान है पहले हमला करना ताकि वे एक सही वार्निंग दे सके। बेक इस बात से उलझन में पड़ जाता है और ताइयू उसे याद दिलाता है कि कमेटी कह रही है कि एंटीडोट से लोगों को साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, इसलिए बेहतर है कि वे इसे बेचना बंद कर दें। ताइजू फिर बेक से कहता है कि वह तुरंत दुकान बंद कर दे। दुकान बंद करने के बाद वे ऑर्फनेज जाते हैं और तेजू उन्हें डिनर के लिए डियर का मांस देता है। स्पोर डियर मीट का स्वाद तेजू को फूड गैस्मिक हालत में पहुंचा देता है। पता चलता है कि यह मांस एम्पायर में सबसे बेहतरीन
बेहतरीन माना जाता है। तेजू समझता है कि यह अफवाह सही है कि एम्परर ने इसके कार्कसेस पर मोनोपोली कर रखी है, क्योंकि पॉइजन हटाने का कोई तरीका नहीं था। तेजू मानता है कि वह खुश है कि उसने वाटर डियर एंटीडोट बनाना चुना। असल में उसका उद्देश्य सिर्फ यह था कि मैजिकल बीस्ट वेव के दौरान डियर के पॉइजन से सिविलियंस को बचाया जा सके। लेकिन मांस के स्वाद को देखकर उसे पूरा यकीन है कि जो भी इसे खाएगा वह इसका दीवाना हो जाएगा। बेक और बच्चे भी इस मांस को इतना पसंद करते हैं कि तायू अब वाटर डियर मीट बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहा है। वह सोचता है कि इसे एम्परर को सप्लाई करे, जो इस मांस का दीवाना है, और साथ ही उसकी सोर्समैनशिप भी देखे, क्योंकि अफवाह है कि वह ग्रैंड मास्टर लेवल पर है। खाना खत्म होने के बाद बेक तायू को इतना अच्छा मांस देने के लिए धन्यवाद देता है। वह यह कहते हुए हैरान होता है कि नया एंटीडोट उस खतरनाक वाटर डियर के लिए है, और मानता है कि तेजू कमाल का है। लेकिन वह फार्मेसी के बंद होने को लेकर चिंतित है। तेजू उसे भरोसा करने और इंतजार करने के लिए कहता है। वह देखना चाहता है कि आखिर कौन एंटीडोट न बेचने के फैसले पर पछताएगा। 5 दिन बाद पार्क बेक के ड्रग स्टोर पर आता है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि दुकान अभी भी बंद है। पार्क चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसके पास एंटीडोट की सिर्फ कुछ बॉटल्स बची हैं और उसके बिना वह हंटिंग पर नहीं जा सकता। कुछ अवेकनर्स भी आते हैं और उन्हें लगता है कि जो रूमर फैल रहा है वह सच हो सकता है। रूमर ये है कि एंटीडोट लेने के बाद लोग बीमार हो जाते हैं, इसलिए ऑटोनॉमी कमेटी ने फॉर्मूला को पब्लिक करने की मांग की। लेकिन बेक दबाव नहीं झेल पाया और दुकान बंद कर दी। पार्क इन बेवकूफी भरी अफवाहों पर यकीन नहीं कर पाता, क्योंकि वह खुद इसका जीता जागता सबूत है कि उसने बेक की सारी दवाइयां ली हैं और उसे कुछ नहीं हुआ। अचानक वे एक जबरदस्त प्रेजेंस महसूस करते हैं और पता चलता है कि वह यंग हॉक है। पार्क हैरान हो जाता है कि विजिलेंटी ग्रुप का कैप्टन यहाँ है, जिससे वह सोचने लगता है कि क्या उसका YJ फार्मेसी से कोई संबंध है। जंग हॉक वहाँ खड़े अवेकनर्स से कहता है कि ड्रग स्टोर बंद करने का फैसला कमेटी ने लिया है और जब तक फॉर्मूला एनालिसिस पूरा नहीं हो जाता यह जारी रहेगा। जंग हॉक अवेकनर्स से कहता है कि वे वहाँ से हट जाएं, क्योंकि वह उन्हें वहाँ घूमते हुए नहीं देखना चाहता। पार्क उससे बहस करता है और कहता है कि यह सब बेवकूफी है, क्योंकि वह क्लिनिकल ट्रायल्स का हिस्सा था और उसे कुछ नहीं हुआ। पार्क पूछता है कि वे बिना एंटीडोट के हंटिंग कैसे करेंगे। वह जानना चाहता है कि क्या वे फिर से इंसेक्ट प्रूफ सूट्स पहनने वाले हैं। बाकी अवेकनर्स भी उसका साथ देते हैं और जंग हॉक से कहते हैं कि वे पुराने दिनों में वापस नहीं जाना चाहते। वे मांग करते हैं कि कमेटी बेक को एंटीडोट बेचने दे या फिर कोई ऐसा व्यक्ति लाए जिसे साइड इफेक्ट्स हुए हों, क्योंकि उनका मानना है कि यंग हॉक और पावरफुल अवेकनर्स को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे पॉइजन से इम्यून हैं। जंग हॉक हैरान हो जाता है कि अवेकनर्स उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे हैं और वह पहले उन्हें मारने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर अपना मन बदल देता है। वह उन्हें चेतावनी देता है कि वे वहां से चले जाएं, वरना वह उन्हें मार देगा। अंदर ही अंदर जंग हॉक गुस्से में है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उससे अपना गंदा काम करवा रहा है, सिर्फ मेजॉरिटी वोट की वजह से। धीरे धीरे अवेकनर्स वहां से जाने लगते हैं, सिवाय पार्क के। जंग हॉक और ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब उसे एहसास होता है कि वह आखिरी व्यक्ति है और वह उसे मारने के लिए तलवार निकालने ही वाला होता है, क्योंकि उसे लगता है कि पार्क उसे ब्लफ समझ रहा है। लेकिन पार्क डरकर भाग जाता है और उससे माफी मांगता है। यंग हॉक इस पूरे झंझट से घृणा महसूस करता है और सोचता है कि सियोक को सबक सिखाएगा, क्योंकि उसने स्टैंडिंग कमेटी को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। इसी बीच शॉक अपनी कार में है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से फोन पर बात कर रहा है। वह उसका धन्यवाद करता है कि उसने यंग हॉक को कंट्रोल में रखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहता है कि यंग हॉक भले ही मास्टर रैंकर हो, लेकिन वह 3 स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स में से एक है। वह बताता है कि जब तक वह और चेयरमैन मिन मौजूद हैं, यंग हॉक मेजॉरिटी रूल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना है, जैसा वह अभी कर रहा है। वह यह भी जोड़ता है कि यंग हॉक को असल में फर्क नहीं पड़ता जब तक सीमाएं पार नहीं होती, क्योंकि उसे सिर्फ शहर की चिंता है। सियोक कहता है कि अगर वे यंग हॉक को रास्ते से हटा दें तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। वह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को भरोसा दिलाता है कि अगले फेज में वह उसे रिवॉर्ड देगा और कहता है कि बेक 1 हफ्ते से ज्यादा टिक नहीं पाएगा जब तक अचानक उसे बहुत सारा पैसा न मिल जाए। इस बीच तायू जनरल ह्योंग के साथ मीटिंग में है और वह जनरल को बताता है कि वह उसके डिफेंस कोर्प्स को 1 मिलियन बॉटल्स सप्लाई करेगा। वह कहता है कि कीमत 50,000 प्रति बॉटल ही रहेगी। यह सुनते ही ह्योंग का चेहरा ठंडा पड़ जाता है और तायू सोचने लगता है कि क्या गलत हो गया। उसे लगता है कि शायद जनरल इस बात से नाराज है कि वह मिलिट्री को भी रेगुलर प्राइस पर एंटीडोट दे रहा है, लेकिन ह्योंग का असिस्टेंट बताता है कि कमांडर एक्चुअली अच्छे मूड में है। तभी ह्योंग तायू से पूछता है कि क्या उसे यह इतना सस्ता बेचना जरूरी है, और तायू यह सुनकर हैरान हो जाता है कि यह कीमत सस्ती मानी जा रही है। ह्योंग अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या वे रिजर्व फंड से 50 बिलियन हुआन निकाल सकते हैं, और वह हाँ कहता है। ह्योंग तुरंत कहता है कि उसका आधा अमाउंट एडवांस पेमेंट के रूप में जमा कर दिया जाए। तभी ताइजू कहता है कि उसके पास एक और प्रोडक्ट भी है, और ह्योंग हैरान हो जाता है कि वह सिर्फ मॉस्किटो एंटीडोट ही नहीं बेच रहा। तेजू बताता है कि वह जल्द ही अपनी कंपनी शुरू करने वाला है, इसलिए उसने हाल ही में एक और मेडिसिन डेवलप की है। वह डियर मीट निकालता है और ह्योंग से कहता है कि वह इसका स्वाद ले। ह्योंग मान लेता है कि यह साधारण मांस है और वह कहता है कि वह इसे नहीं खाना चाहता, क्योंकि वह अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहा है। तेजू उसे कहता है कि वह इसे एम्परर को पेश करे, क्योंकि वह इसे जरूर पसंद करेगा, क्योंकि यह स्पोर पॉइजन वाटर डियर का मांस है। यह सुनकर ह्योंग और उसका
उसका असिस्टेंट दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस मांस का स्वाद स्वर्ग जैसा होता है और इसका रस फव्वारे की तरह निकलता है। ह्योंग तायू की तारीफ करता है और तुरंत उससे पूछता है कि क्या वह फिर से मिलिट्री में शामिल होना चाहेगा, क्योंकि उन्हें उसके जैसे लोगों की जरूरत है। लेकिन तायू के चेहरे से ही साफ दिखता है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ताइहू से मीटिंग के बाद ह्योंग अपने ऑफिस की खिड़की के पास खड़ा होकर अपने सफर के बारे में सोचता है। वह बताता है कि उसका काम बॉर्डर जोन पर मैजिकल बीस्ट वेव्स को कंट्रोल करना और पॉपुलेशन को संतुलित रखना है। शुरुआत में वह कमांडर बनने से खुश नहीं था, क्योंकि अगर वह बीस्ट्स को रोकता तो यह सामान्य माना जाता, लेकिन अगर असफल होता तो सारी जिम्मेदारी उसी पर आती। लेकिन कुछ समय बाद उसे एक मौका मिला। वह अपने असिस्टेंट से वाटर डियर एंटीडोट के बारे में पूछता है और असिस्टेंट बताता है कि सब कुछ उसके निर्देश के अनुसार हो चुका है। असिस्टेंट बताता है कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ, क्योंकि उन्होंने उनके साथ डील इसलिए की क्योंकि उनका सियोक की फार्मेसी एसोसिएशन से टकराव चल रहा है। असिस्टेंट यह भी बताता है कि न्यूज़पेपर का काम भी पूरा हो गया है और मिलिट्री द्वारा एंटीडोट डील और वाटर डियर हंट की खबर अगले दिन जारी होगी। ह्योंग अपने असिस्टेंट से खुश होता है और उसे तायू पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर उसकी मदद करने को कहता है। फिर ह्योंग अपने असिस्टेंट का धन्यवाद करता है और वह राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसके मास्टर ने आखिरकार उसकी मेहनत को पहचाना। अचानक ह्योंग उसे पकड़कर गले लगा लेता है और कहता है कि अब समय है इस मौके का इस्तेमाल करके इंपीरियल फैमिली तक पहुंचने का। असिस्टेंट उसे भरोसा दिलाता है कि वह उस पर विश्वास करता है और उसका साथ देगा। उनकी खुशी की आवाज इतनी तेज होती है कि बिल्डिंग तक हिल जाती है और बाकी लोग डर जाते हैं। बाद में बेक और तायू उसके घर पर मिलते हैं और बेक बताता है कि कंपनी जल्द ही स्थापित हो जाएगी और अब बस नाम चुनना बाकी है। तायू बेक का धन्यवाद करता है और मिलिट्री डील के सफल होने पर राहत महसूस करता है। वह खुश है कि हंग ने उनके लिए रास्ता आसान कर दी, उनके कॉन्ट्रैक्ट और नए ड्रग की खबर लीक करके। तायू समझता है कि वह बिना वजह कमांडर नहीं बना है। तायू बेक से कहता है कि हालात अब उनके पक्ष में है। बेक ने मिलिट्री से मिले एडवांस से अपना लोन चुका दिया है और गुस्से में बैंक के सारे अकाउंट्स भी बंद कर दिए। तायू उसके काम से खुश होता है और उसे बाकी पैसे ऑर्फनेज के लिए इस्तेमाल करने को कहता है। फिर तायू बताता है कि वह अकेले कंपनी नहीं चला पाएगा और उसे एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। वह बेक से पूछता है कि क्या वह उसका बिजनेस पार्टनर बनेगा। बेक हैरान हो जाता है और कहता है कि उसने सिर्फ एक छोटी फार्मेसी चलाई है, इसलिए वह ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। तेजू इससे असहमत होता है और कहता है कि उसे सिर्फ मेडिसिन बनाना आता है, बेचना नहीं। वह बेक से कहता है कि उसके बिना बिजनेस नहीं चल सकता। बेक यह सुनकर भावुक हो जाता है और उसकी कद्र से प्रभावित होता है। वह पार्टनर बनने के लिए मान जाता है, लेकिन कहता है कि हिस्सेदारी 9/1 होगी और बड़ा हिस्सा तेजू को मिलेगा। हालांकि तायू इससे सहमत नहीं होता और वह सुझाव देता है कि वे इसे 7-3 स्प्लिट करें। बेक इस पर मान जाता है, लेकिन तेजू को बताता है कि वह इसे खुद नहीं चलाएगा, क्योंकि कोई और है जो इससे ज्यादा केपेबल है। पता चलता है कि वह व्यक्ति भी ऑर्फनेज में पला बढ़ा है और बेक बताता है कि तायू उससे पहले ही मिल चुका है। वह सो यन है और बेक कहता है कि वह उसके बच्चों में सबसे होशियार है। वह तायू से पूछता है कि क्या वह इसके लिए तैयार है, ताकि वह उसे तुरंत बुला सके। अंदर ही अंदर तायू इस बात से प्रभावित होता है कि बेक ने सब कुछ कितनी अच्छी तरह संभाला है, क्योंकि उसने ऐसे बच्चों को बड़ा किया है जो अलग अलग प्रोफेशंस में समाज में आगे बढ़े हैं, जो उसकी असली ताकत है। तायू उसे भरोसा दिलाता है कि वह किसी भी केपेबल व्यक्ति के साथ काम करने के लिए तैयार है और दोनों हाथ मिलाकर डील पक्का करते हैं। तायू फिर बेक से कहता है कि उसे कंपनी का नाम सूझ गया है। वह बताता है कि नाम ताइहोंग बायो होगा, जो दोनों के नामों का कॉम्बिनेशन है। बेक इस नाम से खुश होता है और कहता है कि वह इसे तुरंत रजिस्टर कराएगा। इसके अलावा बेक बताता है कि उसने ऑर्फनेज में पले कुछ अवेकेंड लोगों को बुलाया है ताकि वे तायू की बॉडीगार्ड्स के रूप में रक्षा कर सकें। तायू उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया और वह बताता है कि सियोक फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए वह सुरक्षा चाहता है। तायू उसे भरोसा दिलाता है कि वह ठीक है और सुझाव देता है कि वे लोग ऑर्फनेज की रक्षा करें। अंदर ही अंदर बेक सोचता है कि तायू किस चीज पर इतना भरोसा कर रहा है। चूंकि तायू के चेहरे पर कोई मार्किंग नहीं है, बेक मानता है कि वह अवेकेंड नहीं है और सोचता है कि शायद वह अपनी पुरानी मिलिट्री स्ट्रेंथ पर भरोसा कर रहा है। तायू उसके चेहरे पर चिंता देख लेता है और उससे पूछता है कि वह अब भी उस पर शक क्यों कर रहा है। बेक उसे भरोसा दिलाता है कि वह उस पर पूरा विश्वास करता है और कहता है कि उससे ज्यादा भरोसा वह किसी पर नहीं करता। तायू माहौल साफ करने के लिए कहता है कि वह उन अवेकेंड लोगों को बुलाए जो उसके बॉडीगार्ड्स बनने वाले हैं, क्योंकि वह अपनी एबिलिटीज दिखाना चाहता है और साथ ही स्पोर पॉइजन एंटीडोट को टेस्ट करना चाहता है। मुस्कुराते हुए तायू कहता है कि वह उनके कुछ ही देर बाद तायू और ग्रुप माउंट जेरी पहुंचते हैं और ग्रुप का लीडर बेक चांगहुन तायू के शानदार 4 बिलियन कोट को देखकर हैरान रह जाता है। चूंकि तायू आगे चल रहा होता है, वह उसकी पीठ थपथपाता है और कहता है कि उसे आगे चलने देना चाहिए, क्योंकि मैजिकल बीस्ट्स कभी भी आ सकते हैं। लेकिन तायू सख्ती से उसे बॉस न कहकर ब्रदर कहने को कहता है। चंगुन मान जाता है और फिर से उसे पीछे रहने को कहता है, क्योंकि उन्हें उसकी रक्षा करनी है। तायू चुप रहता है और वह माफी मांगता है अगर उसने कुछ गलत कहा हो, लेकिन तायू कहता है कि माफी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह इसका आदी है, क्योंकि वह अवेकेंड नहीं है। वह कहता है कि वे इस बारे में बाद में बात करेंगे जब वे लर्किंग डेंजर को खत्म कर लेंगे। चांग हुन समझ नहीं पाता कि वह क्या कह रहा है। तभी वह ऊपर देखता है और स्टॉर्म वीजल्स को उनकी ओर मधुमक्खियों की तरह झपटते देखता है। जैसे ही स्क्वाड घबरा जाता है, तेजू अपनी
अंडर पॉकेट से 2 सेट्स ऑफ थ्रोएबल्स निकालता है और उन्हें मॉन्स्टर्स पर फेंक देता है। एक ही स्वीप में तेजू उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है, जिससे चांग हैरान रह जाता है क्योंकि वह खुद यूजर रैंक होते हुए भी उन्हें इतनी आसानी से छू नहीं सकता। ताइजू इससे प्रभावित नहीं होता क्योंकि उसने विलो लीफ फ्लाइंग डैगर्स का उपयोग किए बिना ही उन्हें खत्म कर दिया। उसने सिर्फ एंटी पर्सनल हिडन वेपन्स, नीडल्स और आयरन पैलेट्स का इस्तेमाल किया। लेकिन समस्या ये है कि 200 से ज्यादा हिडन वेपन्स वापस नहीं मिल सकते। उनकी कीमत ज्यादा होने के कारण ताइयू हमेशा चाहता है कि वह पॉइजन आर्ट के 7th स्टार तक पहुंच जाए ताकि वह आसानी से उन्हें वापस ला सके। चोंगसुंग उससे पूछता है कि क्या वह मास्टर रैंकर है क्योंकि सिर्फ वही अपने मार्किंग्स छुपा सकते हैं। ताइयू उसे भरोसा दिलाता है कि वह अवेकनर भी नहीं है, लेकिन कहता है कि अब से वह ही लीड करेगा। चोंग उसे रोकने की कोशिश करता है, अपने पिता की बात याद दिलाता है, लेकिन जल्दी ही पीछे हट जाता है क्योंकि उसने देख लिया है कि तेजू क्या कर सकता है। कुछ ही देर बाद उन्हें एक वाटर डियर मिलता है और चंगुन तेजू से पूछता है कि वह क्या करने वाला है। तेजू उसे बताता है कि डियर को भरोसा है कि लोग उसके पॉइजन की वजह से उसका शिकार नहीं करेंगे, लेकिन वह अब अवेकन होने वाला है। वह ग्रुप को मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए कहता है और चांगुन हिचकिचाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि यह काम करेगा, लेकिन वह अपने डर को पार कर लेता है जब उसे एहसास होता है कि वह अपने पिता की तरह ही उसी स्थिति में है। इसीलिए उसे तायू पर उसी तरह भरोसा करना होगा जैसे उसके पिता ने किया था। चूंकि तायू ने एंटीडोट बनाया है और अपनी ताकत भी दिखाई है, वह मानता है कि उन्हें भी खुद को साबित करना होगा। चोंगुन एंटीडोट पी लेता है और तायू से कहता है कि वह पहला हमला करेगा। वह अपना हथियार निकालता है और डियर के चेहरे पर हैरानी छा जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना मूर्ख होगा जो उस पर हमला करे। चांग उसकी सोच को गलत साबित करता है जब वह उसकी ओर झपटता है। डियर अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करता है और जोर से चीखता है। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि तायू और चोंग को छोड़कर बाकी सबको अपने कान बंद करने पड़ते हैं। चंगुन अपनी कटिंग स्किल का इस्तेमाल करता है और डियर का सिर काट देता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, डियर की पीठ के हम्प्स फट जाते हैं और स्पोर्स हवा में फैल जाते हैं। टीम घबरा जाती है और अंदर ही अंदर तेजू भी चिंतित हो जाता है, लेकिन वह राहत की सांस लेता है जब उसे पता चलता है कि एंटीडोट सच में काम कर रहा है। इसके अलावा वह चंगुन की हिम्मत से भी प्रभावित होता है और बाकी टीम भी एंटीडोट की तारीफ करने लगती है क्योंकि वे बिना किसी डर के स्पोर्स के बीच खड़े हैं। तेजू चोंगसुंग से पूछता है कि क्या अब वह उस पर भरोसा करता है क्योंकि एंटीडोट के साथ डियर से लड़ना आसान है। चोंगसुंग और बाकी लोग उस पर भरोसा न करने के लिए माफी मांगते हैं और तायू कहता है कि वे हंटिंग जारी रखें क्योंकि अब कोई समस्या नहीं है। हालांकि वह उन्हें पहले डियर को काटने के लिए कहता है क्योंकि जब एंटीडोट फैल जाएगा तो वाटर डियर का शिकार इतना बढ़ जाएगा कि वे खत्म हो जाएंगे। इसी बीच न्यू सोल में सून एक बड़ी कंपनी में सबसे कम उम्र की मैनेजर्स में से एक के रूप में काम कर रही है। वह अपने काम में लगी होती है जब उसका बॉस उसके पिता के बारे में बात करने आता है। सून सोचती है कि वह उससे क्या चाहता है और उसका बॉस कहता है कि वह अपने सारे प्रोजेक्ट्स छोड़ दे क्योंकि उसे गुरी जाना है और उसके लिए एक काम करना है। वह उसे एक न्यूज आर्टिकल दिखाता है जो उसके पिता की स्टार्टअप फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में है। सून यह सुनकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसके पिता ने उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। उसका बॉस कहता है कि उसे उसकी परवाह नहीं है, बस वह चाहता है कि वह गुरी जाए। वह उसे कहता है कि वह अपने पिता के करीब रहे, एंटीडोट की जानकारी निकाले और फॉर्मूला हासिल करे। वह उसे धमकाता है, उसे याद दिलाता है कि वे असल में किसके लिए काम करते हैं और अगर वह यह काम ठीक से कर लेती है तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। सून को यकीन नहीं होता कि उसका बॉस उससे अपने ही पिता को धोखा देने के लिए कह रहा है। तभी उसे अपने पिता का कॉल आता है। वह बॉस से कहती है कि उसे 1 मिनट दे ताकि वह अपने पिता से बात कर सके। उसका बॉस कहता है कि वह जल्दी करे ताकि वह फैसला ले सके। कॉल खत्म होने के बाद सून के चेहरे पर मुस्कान होती है। उसका बॉस पूछता है कि क्या उसने फैसला कर लिया है और सून गंभीर होकर कहती है कि हाँ। वह कहती है कि वह गुरी जाएगी और उसका बॉस खुश होने ही वाला होता है कि सून अपना वर्क कार्ड उसकी तरफ फेंक देती है और कहती है कि वह इस बेकार कंपनी को छोड़ रही है। वह उसे डांटते हुए निकल जाती है कि वह हमेशा लोगों को नीचा दिखाता है जबकि खुद छोटा है। जैसे ही वह बाहर जाती है, उसका बॉस उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि क्या उसे पता है कि वह कितना गलत फैसला ले रही है, लेकिन सून उसे नजरअंदाज कर देती है। जब तायू और बाकी लोग उसके बिल्डिंग पर लौटते हैं, तायू उन्हें आराम करने के लिए कहता है और कहता है कि बाकी काम वह संभाल लेगा। चोंगुन हिचकिचाता है क्योंकि उसके पिता ने उसे तायू की रक्षा करने के लिए कहा था, लेकिन तायू उससे पूछता है कि जो उसने आज देखा उसके बाद क्या उसे लगता है कि उसे सुरक्षा की जरूरत है। वह उसे ऑर्फनेज लौटने और बैक और बच्चों की रक्षा करने के लिए कहता है। चोंगुन तायू की बात मान जाता है और अपने सिबलिंग्स से कहता है कि वे सामान पैक करें ताकि वे ऑर्फनेज वापस जा सकें। अंदर ही अंदर तायू ज्यादा चिंतित नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि ऑर्फनेज सुरक्षित रहेगा क्योंकि वह शहर में अकेला है और उसे छूना नागरिकों के गुस्से को भड़का देगा। फिर भी वह थोड़ा चिंतित है क्योंकि इस दुनिया में, खासकर गुरी में, बहुत से पागल लोग हैं। तायू जानता है कि उसे चोंगुन जैसे लोगों की जरूरत है क्योंकि जब कंपनी स्थापित हो जाएगी और वे एंटीडोट इंग्रेडिएंट्स प्रोसेस करने के लिए लोगों को हायर कर लेंगे, तब उसे नए मेडिसिन डेवलप करने का समय मिलेगा। हालांकि उसका प्लान शहर में बस सेटल होने का था, लेकिन वह किसी बड़े मामले में फंस गया है। फिर भी तेजू इससे पूरी तरह नाराज नहीं है क्योंकि इन्हीं घटनाओं की वजह से वह अपना मैंशन खरीद सका। उसे अब भी अजीब लगता है कि उसका खुद का घर है। वह अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है और समझता है कि अच्छे लोग उसकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। वह अपने बेड पर लेटकर सोचता है कि गुरी अब उसके लिए एक मजबूत आधार बनने वाला है। इसी बीच कुछ बदमाश
उसके मैंशन के बाहर पहुंचते हैं और उनका लीडर सिक होता है। शिक हैरान होता है कि तायू नया होते हुए भी मैंशन का मालिक है और उसका आदमी बताता है कि उसने एंटीडोट से पैसे कमाए हैं। शिक उस पर चिल्लाता है और कहता है कि वह बेवकूफ नहीं है, उसे यह पता है। वह कहता है कि अगर एसएकी का आदेश न होता तो वह तायू को खुद किडनैप कर लेता। वे लोग लॉक तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और शिक उन्हें कहता है कि लिविंग रूम में पहुंचकर उससे बात न करें, बस सिरिंज उसकी गर्दन में लगा दें। उनकी योजना है कि ड्रग असर करते ही उसे चुपचाप ले जाएं। कुछ देर बाद वे तेजू के कमरे में पहुंचते हैं और उनमें से एक सिरिंज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तायू अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है। वह कहता है कि वह सोच रहा था कि क्या उसे उन्हें ऐसा करने देना चाहिए। शिक अपने आदमी को चिल्लाकर कहता है कि सिरिंज लगा दे, लेकिन वह कहता है कि उसका हाथ हिल ही नहीं रहा। तभी तायू सिरिंज लेकर कहता है कि उसे शुरू से पता था कि वे वहां हैं। वह उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे नीडल से नफरत है क्योंकि वे दर्द देती हैं। उसकी कॉन्फिडेंस देखकर बदमाश समझ जाते हैं कि वे फंस चुके हैं। तायू पूछता है कि अगर वह ड्रग को पी ले तो क्या वह वैसे ही काम करेगा। शिक डर रहा होता है लेकिन गुस्से में चिल्लाता है। तभी तायू सिरिंज का लिक्विड पी लेता है जैसे वह जेली हो। स्वाद लेते ही वह समझ जाता है कि यह ड्रग्स हैं और शिक से पूछता है कि क्या उसके पास और हैं। असल में शहर में सिंडिकेट द्वारा ड्रग्स फैलाने की अफवाहें थीं और तायू समझ जाता है कि कोई बड़ा आदमी उन्हें सपोर्ट कर रहा है। ये ड्रग्स एक तरह का पॉइजन है और उसका शरीर उन्हें अब्सॉर्ब कर सकता है। टैंग के अनुभव के कारण वह इन्हें अपनी पॉइजन एसेंस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। तायू बाकी बैड गाइज के ड्रग्स भी अब्सॉर्ब कर लेता है जिससे शिक हैरान रह जाता है। तायू उसे पूछता है कि उसे किसने भेजा, लेकिन वह डर के मारे नहीं बोलता। तब तायू उसे टॉर्चर करके उसके अंदर के ड्रग्स को अब्सॉर्ब करता है ताकि वह टूट जाए। अगले दिन जोंग हॉक तायू के मैंशन की ओर जाता है क्योंकि तायू ने ब्रेक इन की रिपोर्ट कर दी होती। इसके अलावा जोंग हॉक को पता चलता है कि तायू पहले ही समझ चुका है कि शिक और उसके आदमियों को भेजने वाला सियोक ही था जब उसने उनसे पूछताछ की। इसी वजह से वे विजिलेंटी ग्रुप से कह रहे हैं कि वे इन बैड गाइज को अपने साथ ले जाएं और उनकी रिलायबिलिटी साबित करने के लिए पूरी जांच करें। युंग हॉक इस बात से गुस्से में है कि सियोक ने काम शुरू किया लेकिन उसे सही तरीके से खत्म नहीं कर पाया। युंग हॉक को तायू की ज्यादा चिंता नहीं है क्योंकि वह सिर्फ एक न्यू कमर है, लेकिन जिसे लेकर वह सच में चिंतित है वह है बाच, जो शहर में बहुत ज्यादा सम्मानित है। भले ही सियोक को घसीट कर लाना और उसे मजबूर करके सेटलमेंट करवाना सबसे अच्छा रास्ता होता, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि सियोक कभी इसके लिए राजी नहीं होगा क्योंकि वह बहुत जिद्दी है। आखिर में युंग हॉक को डर है कि यह कॉन्फ्लिक्ट बस खिंचता ही रहेगा। चूंकि तायू पूरी जांच चाहता है, यह उसके लिए एक और बर्डन बन जाएगा। कुछ ही समय बाद जोंग हॉक और उसके आदमी तायू के घर पहुंचते हैं और बैक उन्हें स्वागत करने के लिए आगे आता है, लेकिन युंग हॉक उसे ऐसे नजरअंदाज कर देता है जैसे वह मौजूद ही न हो। जोंग हॉक के आदमियों में से एक बैक को हटने के लिए कहता है और युंग हॉक वहां जाता है जहां शिक और उसके आदमी घुटनों पर बैठे हैं। वह अचानक शिक को एम्परर द्वारा दी गई अथॉरिटी के तहत मौत की सजा सुना देता है और अपनी तलवार निकालता है। उसका सिर काटने के लिए तैयार होता है, लेकिन तायू अपने एक थ्रोइंग वेपन से उस वार को रोक देता है। तायू उसे रुकने को कहता है और पूछता है कि वह गवाह को क्यों मारना चाहता है। तायू जोंग हॉक को एक रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें शिक और उसके आदमी यह कबूल करते हैं कि सियोक ने उनसे क्या करवाया। तायू फिर कहता है कि वह समझ सकता है कि जोंग हॉक सब जानता है, इसलिए वह इसे छिपाना चाहता है। जोंग हॉक गुस्से में पूछता है कि तायू आखिर है कौन और तायू अपना परिचय देता है। जोंग हॉक को तब समझ आता है कि तायू वही एंटीडोट मेकर है। वह उसके चेहरे को ध्यान से देखने के लिए पास आता है और उसे एहसास होता है कि उसने तायू को पहले कहीं देखा है। वह अपने दिमाग पर जोर डालता है और जल्दी ही समझ जाता है कि तायू वही पोर्टर है जिससे वह पहाड़ पर मिला था। जोंग हॉक उससे पूछता है कि क्या वही एंटीडोट बनाने वाला है और तेजू हाँ कहता है। जोंग हॉक फिर तेजू से कहता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब तक वे शहर में हैं उसका शब्द ही कानून है। वह नहीं लेता, वह अपनी तलवार पकड़ता है और सुझाव देता है कि वे इन 4 बैड गाइज को मार दें ताकि सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन तायू इनकार कर देता है। जोंग हॉक फिर तायू को चुनौती देता है कि वह उसे रोक कर दिखाए और शिक की ओर दौड़ता है उसका सिर काटने के इरादे से, लेकिन तायू उस पर ढेर सारे डैगर्स छोड़ देता है। जोंग हॉक उन डैगर्स को काट देता है, लेकिन उनमें से एक उसके हाथ को छू जाता है। वह तायू की तारीफ करता है और कहता है कि वह कोई साधारण आदमी नहीं लगता क्योंकि उसने उसे चोट पहुंचाई। इसके बाद युंग हॉक तायू को 2 बार मास्टर के काम में दखल देने के लिए मौत की सजा देने का फैसला करता है। तायू डरता नहीं है और वह युंग हॉक से कहता है कि वह जानना चाहता है कि उसे इस तरह व्यवहार करने का हक किसने दिया। तायू फिर युंग हॉक पर हमला करता है और एक और नए सेट के डैगर्स छोड़ता है। जैसे ही दोनों एक भयंकर लड़ाई में भिड़ने वाले होते हैं, तभी एक हेलीकॉप्टर से आती हुई एक जानी पहचानी आवाज उन्हें रुकने के लिए चिल्लाती है। तभी ह्योंग और 3 अन्य लोग चॉपर से कूदकर जोंग हॉक और तायू के बीच उतरते हैं। ह्योंग फिर जोंग हॉक से कहता है कि वह जो भी कर रहा है उसे तुरंत बंद करे। जोंग हॉक हंग से पूछता है कि वह फ्री सिटी तक क्यों आया और हंग उससे पूछता है कि क्या उसे आने के लिए अनुमति चाहिए। जोंग हॉक फिर यह निष्कर्ष निकालता है कि वह मिलिट्री का इस्तेमाल करके
गुर के मामलों में दखल दे रहा है, लेकिन हंग उसे यकीन दिलाता है कि वह वहाँ सोल्जर के रूप में नहीं आया है। वह कहता है कि वह सिर्फ एक सिविलियन है और सुझाव देता है कि वे अपने अपने रास्ते चले जाएं। ह्योंग तायू के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह कहीं घायल है, लेकिन तायू कहता है कि वह ठीक है। पता चलता है कि ह्योंग के साथ आए तीनों लोग भी मास्टर अवेकनर्स हैं और सभी मेजर जनरल्स भी हैं। असल में वे तीनों तायू के लिए मरने और उसके लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वे उसे अपना बेनिफैक्टर मानते हैं। युंग हॉक यह देखकर हैरान रह जाता है कि मिलिट्री के लोग तायू से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वे उसके दोस्त हों। वह सोचता है कि शायद तायू उन्हें अपने पिता के कनेक्शन से पहले से जानता है। जुंग हॉक समझ जाता है कि उसे इन चारों के साथ सावधान रहना होगा, क्योंकि वे मिलिट्री मैन हैं और मास्टर भी हैं। जुंग हॉक पीछे हटने का फैसला करता है, लेकिन वादा करता है कि वह इस अपमान का बदला बाद में जरूर लेगा। जुंग हॉक समूह को बताता है कि वह जा रहा है और हंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि थोड़ी देर और रुक जाए। जुंग हॉक गुस्से में ह्योंग पर चिल्लाता है और कहता है कि वह उतना आजाद नहीं है जितना वह और उसके लोग हैं। ह्योंग मुस्कुराते हुए जुंग हॉक से कहता है कि उससे यही उम्मीद थी। जुंग हॉक इस बात से उलझन में पड़ जाता है और ह्योंग उसे बताता है कि अगर वह खुद को इतना व्यस्त बताता है तो उसे शहर के बैड गाइज को बहुत पहले ही संभाल लेना चाहिए था। वह उसे ताना मारते हुए कहता है कि अगर विजिलेंटी ग्रुप के लिए बैड गाइज ज्यादा भारी पड़ रहे हैं तो वह बैकअप देने को तैयार है। युंग हॉक कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और अपने आदमियों को आदेश देता है कि वे शिक और उसके साथियों को ले जाएं ताकि बाद में उनसे निपटा जा सके, लेकिन ह्योंग उसे बता देता है कि शिक और उसके आदमी उसके साथ जाएंगे। जुंग हॉक गुस्से में याद दिलाता है कि उसने पहले ही कहा था कि मिलिट्री इसमें शामिल नहीं होगी और हंग कहता है कि बैड गाइज ने उसके करीबी दोस्त का अपहरण करने की कोशिश की थी, इसलिए उसे दखल देना पड़ा। बात जल्दी ही आमने सामने की टक्कर में बदल जाती है और युंग हुक कहता है कि ह्योंग जो कर रहा है वह इंपीरियल डिक्री का साफ उल्लंघन है। वह एम्परर का नाम घसीटने की कोशिश करता है। तभी ह्योंग अपना ऑरा छोड़ता है और जुनहा से पूछता है कि क्या वह सोचता है कि दोनों सिर्फ मास्टर होने की वजह से बराबर हैं। ह्योंग का ऑरा युंग हॉक की रीढ़ में ठंडक दौड़ा देता है और वह उसे बता देता है कि वह उसे वहीं बिना किसी परिणाम के मार सकता है। जुंग हॉक कांपने लगता है और बाकी मेजर जनरल्स उसे घेर लेते हैं। उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अगर ह्योंग आदेश दे तो वे उसे मारने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि युंग हॉक के अपने लोग भी कांप रहे होते हैं। जैसे ही युंग हॉक समझ जाता है कि वह इस स्थिति को संभाल नहीं सकता, वह अपने आदमियों को पीछे हटने का आदेश देता है और कहता है कि वे रिट्रीट कर रहे हैं। उसके जाने के बाद तायू योंग का शुक्रिया करता है, लेकिन हंग उसे आश्वस्त करता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे अब एक ही नाव में हैं। बेक भी हंग का धन्यवाद करता है कि वह इतनी जल्दी आ गया, क्योंकि उसी ने जनरल से संपर्क किया था। ह्योंग कहता है कि अच्छा हुआ उसने बुलाया, क्योंकि अब स्थिति सुलझ चुकी है। फिर ह्योंग तायू से कहता है कि वह शिक और उसके आदमियों को खुद संभालेगा और उनके बैकर को भी, जो जाहिर तौर पर सियोक है। ताइजू उसे मना करता है कि वह इसकी चिंता न करे, क्योंकि यह पर्सनल मामला है, लेकिन हंग कहता है कि यह सिर्फ उसका मामला नहीं है। वह समझाता है कि अगर किसी कॉम्प्लिकेशन से एंटीडोट प्रभावित हुआ तो कोर्स सेफ्टी खतरे में पड़ जाएगी। तायू आखिरकार ह्योंग के प्रस्ताव से सहमत हो जाता है और ह्योंग उसे भरोसा दिलाता है कि वह सारे लूज एंड्स खत्म कर देगा। तायू फिर युंग हॉक के बारे में सोचता है और उसे साफ याद है कि जुंग हॉक को एक फ्लाइंग डैगर लगा था, लेकिन उसके जाने तक उसमें पॉइजनिंग का कोई लक्षण नहीं दिखा। तायू मानता है कि अगर योंग नहीं आता तो हालात उसके लिए खराब हो सकते थे, इसलिए वह समझता है कि वह अभी भी कमजोर है और उसे और मजबूत बनना होगा। दूसरी तरफ जुंग हॉक जब अपने ऑफिस लौटता है तो देखता है कि उसका घाव अभी भी ताजा है, जो अजीब है। वह सोचता है कि क्या यह पॉइजन है और देखते ही देखते वह पूरे शरीर में फैलने लगता है। कुछ ही समय में उसका शरीर हरा पड़ने लगता है और नसें उभर आती हैं। वह देख के दर्द से चीखता है और अपने असिस्टेंट को तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए चिल्लाता है। मौत सामने देखकर युंग हॉक सोचता रह जाता है कि तायू ने उसके साथ क्या किया। बाद में जब हंग और उसके आदमी बेस की ओर लौट रहे होते हैं, ह्योंग अपने आदमियों को आदेश देता है कि शिक और उसके गिरोह को समुद्र में फेंक दिया जाए, क्योंकि उन्हें जो जानना था वे जान चुके हैं। बैड गाइज दया की भीख मांगते हैं, लेकिन हंग उनकी पुकार अनसुनी कर देता है और उन्हें चॉपर से नीचे धकेल दिया जाता है। इसके बाद हायोंग कहता है कि अगला टारगेट तैयार है और वह आदेश देता है कि तायोंग बायो की सुरक्षा के लिए कुछ ट्रूप्स तैनात किए जाएं। ऐसा लगता है कि ह्योंग तायू के साथ संबंध मजबूत करने का मौका ले रहा है। इसी बीच सोयान गुरिया सिटी एयरपोर्ट पहुंचती है और उसे अपने भाई का फोन आता है, जो उसे तायू द्वारा परिवार और ऑर्फेनेज के लिए किए गए सब काम के बारे में बताता है। चेहरे पर मुस्कान के साथ वह चोंग सून से कहती है कि वह जल्द ही घर पहुंचेगी। फिर वह टैक्सी को बेक के ऑर्फेनेज ले जाने के लिए कहती है और अपनी मुस्कान छिपा नहीं पाती, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि उसके पिता ने उसे क्यों बुलाया। थोड़ी देर
बाद वह ऑर्फनेज पहुंचती है, जहां सब लोग दावत की तैयारी कर रहे होते हैं। उसके पिता दौड़कर उसे स्वागत करते हैं और आने के लिए धन्यवाद देते हैं। वह पूछती है कि क्या कोई खास मौका है, और वह बताते हैं कि उन्होंने वाटर डियर पकड़ा है, इसलिए उसे बनाया जा रहा है। सून यह सुनकर चौंक जाती है और समझ जाती है कि चोंगून झूठ नहीं बोल रहा था। बेक सुझाव देता है कि वे तायू से मिलें, जो बच्चों को खाना खिला रहा है। बेक सून का परिचय तायू से कराता है, लेकिन तायू उसे देखकर ज्यादा हैरान नहीं होता, क्योंकि वे पहले मिल चुके हैं। सून यह देखकर चौंक जाती है कि तायू उसे अभी भी याद रखता है और पिछली बार की बदतमीजी के लिए माफी मांगती है। वह वादा करती है कि वह कंपनी को सही तरीके से बढ़ाएगी, और तायू यह सुनकर खुश होता है। तभी हायोंग का असिस्टेंट मिन्सू और 19 सैनिक वहां पहुंचते हैं और तायू को बताते हैं कि उन्हें ताई होंग बायो की सिक्योरिटी के लिए भेजा गया है। तायू उनका धन्यवाद करता है, लेकिन कहता है कि इतने लोगों के रहने की जगह समस्या हो सकती है। मिन्सू उसे भरोसा दिलाता है कि चिंता की बात नहीं, क्योंकि वे अपना एनकैंपमेंट गियर लाए हैं। दोनों हाथ मिलाते हैं और तायू कहता है कि वह उसके साथ काम करने के लिए उत्साहित है। मिन्सू कहता है कि वह उसके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देगा, और तायू सुझाव देता है कि वे वाटर डियर सूप से शुरुआत करें। एमयू अपने आदमियों को सामान खोलने और फिर खाने का आदेश देता है। तायू यह देखकर हैरान रह जाता है कि वह अब अकेला नहीं है और उसके पास अपना फैक्शन है। बाद में गुरी कासल में सियोक को उसके अपराधों के लिए ऑटोनोमस कमेटी के सामने लाया जाता है। उससे पूछा जाता है कि क्या वह आरोप मानता है, और वह अनिच्छा से मान लेता है। कमरे से बाहर निकलने के बाद सियोक दर्द से कराहता है, क्योंकि उसके साथियों ने उसे धोखा दे दिया है। वह इस बात से भी चिंतित है कि वह शिक से संपर्क नहीं कर पाया। तब वह फैसला करता है कि उसे कुछ समय के लिए छिपकर रहना होगा। कुछ देर बाद शौक की कार एक रेड लाइट पर रुकती है और अचानक एक मास्क्ड आदमी मोटर बाइक पर आता है। वह उसकी कार का शीशा बैट से तोड़ देता है और सियोक को मारकर उसकी कार को नदी में धकेल देता है। यह करने के बाद वह अपने बॉस से संपर्क करता है और बताता है कि मिशन पूरा हो गया है और वह अब लौट रहा है।